ओके, ठीक है। तो अभी आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है? तो पिछली बार जो हमने पढ़ा था, अभी एक आध कोई और आ जाएगा बीच में तो दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं। अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पिछली बार जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एचएम जो है अपना, मतलब पीसीएच जो है वो अ, कहाँ से आपका एक्टिव मोड, एक्टिव स्टेट मोड और कोर मोड जो होता है, एचएम की कोर वोल्टेज जो होती है उसके बीच में वो उस एक्टिव स्टेट और कोर वोल्टेज से कैसे एक दूसरे के वो सिस्टम कैसे अनेबल होता है। तो उसके कुछ स्टेप्स थे जो कि अ, इसमें है मेरे पास। दोबारा खोल देता हूँ मैं। ये हमारा एक सीक्वेंस था छोटा सा, जो कि एक्टिव स्टेट से कोर स्टेट में जंप करता है जब हमारा सिस्टम, तो कैसे रन होता है। इसमें इसका ना दो पार्ट है। इसमें जब हम इसको स्टडी कर रहे थे तो इसमें दो एक चीजें ऐसी थी जो कि जल्दी से क्लियर नहीं होती हैं। वो ये कि जो आपका बायोस है, जो एसपीआई सॉफ्ट स्टार्ट है, वो कैसे होता है। दूसरा, जो क्लॉक्स होती हैं हमारी एचएम के अंदर में, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अपने आगे जो भी एक्सटर्नल पेरिफेरल्स लगे हुए होते हैं उनके ऊपर वोल्टेज को, वोल्टेज के साथ में कैसे एनेबल होता है वो सेक्शन, और उस पे क्लॉक्स को कैसे एनेबल करते हैं। तो एक इसका एक पूरा प्रोसेस है, तो उसको अब आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा एसपीआई स्टार्ट है और दूसरा हमारा क्लॉक है, ठीक है। क्लॉक हमारी कब जनरेट होती है? जब हमारा पीसीएच पावर ओके स्टेट में चला जाता है, यानी कि वीसीसी कोर जो है 10 मिली सेकेंड से हायर टाइम के लिए स्टेबल रहती है। उसमें 10 मिली सेकेंड से पहले फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। तो जनरली ये आपके मल्टीमीटर से कैलकुलेशन नहीं हो पाती है, तो इसके लिए आपको डीसी को वो डीएसओ को डीसी मोड में रखना पड़ता है। तो उसके अंदर वो नैनो सेकंड मिली सेकंड की आपको फ्लक्चुएशंस दिखाता है, तो उसको चेक करने के लिए आपको वो यूज करना पड़ेगा। तो दूसरा, जब आपका पावर ओके एक नॉर्मल स्टेट में स्टेबल इंफॉर्मेशन देता है सिस्टम को, तो वो इंटरनल पीएलएल्स को सप्लाई हमारी कहाँ से जाती है? वीसीसी आईओ से जाती है, ठीक है। वीआरएम हो गया, एक आपका वीसीसी एससी होता है। ये हमारा क्या होता है? ये आपका क्लॉक स्प्रेडिंग सिस्टम होता है, जो कि आपकी इंटरनल क्लॉक कहाँ से मिलती है? देखिए, जो एसएससी सेक्शन होता है, जो स्प्रेडिंग सेक्शन होता है, वो क्या करता है? क्लॉक का रेफरेंस कहीं से लेगा, उसे ही वो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा या फेस चेंज करके उसको इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो वो क्या, वो सब कहाँ पर होता है? वो एचएम के अंदर ही होता है। उसको हम अपने तरीके से चेक नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उसके इनपुट्स और आउटपुट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रॉपर उसमें है कि नहीं है। और वो इनपुट आउटपुट कौन कौन से, यहाँ पर हम वो डिस्कस करेंगे आज, क्लॉक के बारे में और पीसीआई एसपीआई रोम के बारे में, ठीक है। तो जो हमारी कई बार ऐसा होता है कि हमारा सिस्टम ऑन हो रहा होता है लेकिन 25 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक नहीं बनती है। तो वो क्लॉक नहीं बनेगी तो जनरली लोग क्या करते हैं? एलवीडीएस सेक्शन चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अलग है। आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका ये एसएससी सेक्शन होता है, वीआरएम सेक्शन होता है वीसीसी का, ठीक है ना, और वीसीसी ये पीएलएल सेक्शन की सप्लाई होती है और एक वीसीसी आईओ की सप्लाई होती है। ये सब सप्लाईज क्या होनी चाहिए? ये एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। और आपका डीएफटी सेक्शन में भी कर सकते हो आप, ये भी आपका एक्टिव होना चाहिए, नहीं तो आपको डिस्प्ले नहीं आएगा। नहीं तो एटलीस्ट अगर आपको 25 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक अगर नहीं जनरेट हो रही है तो आपको क्या देखना है, ठीक है। अगर आपकी 25 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक जनरेट नहीं हो रही है तो सिंपली है कि एक तो वीसीसी आईओ आपको देखना है, पीडीएलएल देखना है, एक आपको वीसीसी एससी देखना है और एक वीआरएम वाला वीसीसी देखना है। ये 4 वीसीसी आपको चेक करने हैं सबसे पहले कि यहाँ इस सेक्शन पे वोल्टेज है कि नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि कई बोर्ड्स के ऊपर ना लोकेशन नंबर नहीं होते हैं। ये एक्सपीरियंस है, और आपको पुराने बोर्डों के प्रोसेसर निकाल सकते हो,
ठीक है ना, प्रोसेसर निकाल लिया, एचएम निकाल लिया, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 3521 की, ठीक है, तो उसका आपने एचएम पुल आउट, कई ये बोर्ड होते हैं जिनके एचएम नहीं होते हैं, तो क्या है कि आपको एक लोकेशन मिल जाती है एचएम के नीचे उन पॉइंट्स की, कि यहाँ पर आपका वीसीसी वीआरएम आ रहा है, इस क्रॉस इस मैट्रिक्स पे आपका वीसीसी आयो आ रहा है, तो उसकी कनेक्टिविटी आप बाहर देख सकते हो कि कहाँ पर जा रही है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स आपको अपने पास में कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि रिपेयरिंग फील्ड आपका हमेशा लर्निंग फील्ड है, उसमें कोई भी श्योर शॉट गन नहीं होती कि आपने उठाया और लगा दिया। तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड है, तो आप उस तरीके को कैसे बढ़ाओगे उसका मैंने एक आपको तरीका बताया, ठीक है। तो जनरली अभी क्या होता है, ये जो फैक्टर जो हम देख रहे हैं एचएम वाला, अगर आप एप्पल में जिसके बोर्ड व्यू अवेलेबल हैं, ठीक है, या पीसी मॉडल जितने भी जिनके बोर्ड व्यूज मिल जाते हैं, तो आप बोर्ड व्यूज पे उनको बहुत अच्छे तरीके से आप चेक कर सकते हो। जैसे एनएम के कुछ बोर्ड व्यूज मिलते हैं लेटेस्ट वाले के ऑनबोर्ड प्रोसेसर के, तो आप उन बोर्ड व्यूज से ये पता कर सकते हो कि कौन सी वाला लाइन कौन से कैपेसिटर पे जा रहा है, कौन सी रेजिस्टेंस, क्योंकि उनमें लोकेशन मिल जाती है, ठीक है। तो वहां से आपको ये पॉइंट्स पे वोल्टेज चेक करनी होती है सबसे पहले तो। उसके बाद में जब ये आपकी वोल्टेज आती है तो आपका 25 क्लॉक आपकी एक्टिवेट होती है। तो जो आपकी किस तरीके से, जैसे आपका वीसीसी आरटीसी में, आरटीसी सेक्शन में वीसीसी आरटीसी इनपुट होती है और आपका आरटीसी क्लॉक जनरेट हो जाती है, उससे आरएसएम रीसेट से इंट्रूडर से उसका कोई लेना देना नहीं होता। एक क्लॉक नहीं बन रही है तो आरटीसी वाली, उसका लेना देना किससे होता है, वीसीसी आरटीसी से, जो कि आपका वीसीसी आरटीसी 3 वोल्ट होती है, वो एचएम में जाती है, तो आपका क्लॉक बनता है कौन सा, आरटीसी वाला। आरटीसी रीसेट और सेकेंडरी रीसेट की वजह से वो क्लॉक नहीं बनता, वो तो रीसेट पॉइंट है उसके, ठीक है। तो उसी तरीके से ये वाली सप्लाईज आपकी इनपुट होती हैं तो आपकी क्लॉक जनरेट होती है, और वो 25 की क्लॉक जो होती है वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए नहीं होती है, वो इंटरनल क्लॉक सेक्शंस को भी सप्लाई देती है। अभी सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जिसमें वीजे ग्राफिक्स लगा होता है उसमें 25 की क्लॉक ही नहीं लगी होती है, ठीक है। तो वो किस में होता है, तो वो मैं चीज आपको बता देता हूँ, वो फर्स्ट जनरेशन में होता है, जिसके अंदर आपका 25 क्लॉक से रेफरेंस नहीं लिया जाता है, उसमें इंटरनल क्लॉक सेक्शन अलग से इंटीग्रेट किया हुआ है, ठीक है। या फिर आपका कोई 32 की क्लॉक से आपका रेफरेंस लेगा वो, या फिर आपका किसी कह सकते हैं कि हम कोई एक्सटर्नल आपकी क्लॉक लगी होगी वहां से आपका उसका रेफरेंस आएगा। तो फर्स्ट जनरेशन के बाद जितने भी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ में तो खैर इंटीग्रेट ही कर दिया उन्होंने पूरा। उसमें क्या है, अभी आप देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में 25 की क्लॉक नहीं होती थी, ठीक है ना, लेकिन सेकंड जनरेशन में मोस्टली होती है सब में, किसी किसी में वो भी डिसेबल करके फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन, लेकिन थर्ड जनरेशन में आपको पूरे का पूरा ही क्लॉक सेक्शन में 25 तो लगा हुआ आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो पूरे का पूरा आपका 25 में क्लॉक के थ्रू ही आपका स्प्रेड सिस्टम उन्होंने तैयार किया। उससे क्या है कि ये जो आपका एक जो ग्रीन क्लॉक कॉन्सेप्ट होता है ये सेम लगभग वैसा ही है, मैं इसको ग्रीन क्लॉक नहीं बोलूंगा, क्योंकि ग्रीन क्लॉक किसके लिए यूज करते हैं हम, 32 किलो वाली उसके लिए, क्लॉक सेक्शन के लिए। लेकिन सिस्टम वही है कि एक सिंगल क्लॉक से मल्टीपल सेक्शंस पे आपका स्प्रेड करके क्लॉक्स को आउटपुट दिया जाता है। तो ये आपका वहां पर चलता है। उसके बाद में यही आपकी क्लॉक कहाँ आपकी एसपीआई सेक्शंस को, और ये एसपीआई में मेरे ख्याल से आपका 32 का स्प्रेड जाता है। ये आपके क्लॉक सेक्शन में आपका जो है ये इंटरनल क्लॉक जो है आपका स्प्रेडिंग सिस्टम अलग से कनेक्टेड होता है। तो उसके लिए हम एक बार देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारा क्लॉक सेक्शन है, आपका जो एचएम का ये है आपका मॉडल, आपका मॉडल है ये 3521, ठीक है। 3521 आपका मॉडल है और ये आपके क्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन है। अगर हम इसमें देखें तो ये आपकी 25 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक की इनपुट है इसी सेक्शन में, ठीक है। और उसके बाद में आपकी एक रेफरेंस 14 मेगाहर्ट्ज की रेफरेंस क्लॉक है, यहाँ पे साटा का है, डीओटी है 96 वाला, ये आपका बिट क्लॉक के लिए है, आपके प्रोसेसर के साथ चलता है। दूसरा आपका डीएमआई के लिए है, डिस्प्ले पोर्ट के लिए है, ये एक और डीएमआई है सीपीयू के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ये पावर एक्सप्रेस ग्राफिक्स के लिए है, ये आपका उसका रेफरेंस वो है क्लॉक।
और इसी तरीके से ये आपकी अलग अलग पीसीआईज पे और उन पे लगाने वाली लगी हुई डिवाइसेस के लिए अलग अलग क्लॉक ये सेक्शंस हैं, जो कि उनका आपका अलग अलग सेक्शंस को क्लॉक कनेक्टेड होगा, जिसकी वजह से। और ये आपका मतलब मेन क्लॉक सेक्शन यही है जिसके ऊपर आपने क्लॉक का इनपुट, यहाँ पर हमारा आउटपुट आपको जनरली चेक करना होता है। ठीक है, यूएसबी का इसमें नहीं दिया हुआ, मैं पहले भी देख रहा था यूएसबी का इसमें शायद है नहीं। वो उन्होंने शायद इंटीग्रेट कर दिया, उसका और डिटेल में आपको बता दूंगा बाद में। नहीं तो जनरली 48 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक हमें यूएसबी के लिए प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो इंटरनली सेक्शन क्लॉक इंटीग्रेट होने की वजह से तो 48 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक वो इंटरनली यूएसबी को प्रोवाइड की गई होगी, बाहर मुझे पॉइंट मिला नहीं। ठीक है, और ये हमारी क्लॉक का जो है ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कंपैरेटर होता है आपका। तो ये इस पे भी आपकी वोल्टेज होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये डिफरेंशियल के लिए होता है जनरली, जो आपका ये वोल्टेज से रेफरेंस लिया जाता है, जो आपका साटा ये हैश और विदाउट हैश की जो लाइन होती है, इन दोनों लाइनों के बीच में जो रेफरेंस वोल्टेज चलती है, डिफरेंशियल जो वोल्टेज होती है, उसको लेने का, उसको मापने का, जो उसको कैलकुलेशन करने का जो वोल्टेज होता है, वो यहाँ से अपना लिया जाता है। ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्लॉक्स क्या है कि ये क्लॉक्स रेगुलरली चेंज होती रहती हैं। ठीक है, स्पीड के हिसाब से, काम के हिसाब से। तो इस टाइप की क्लॉक्स हैं। तो इसको इन्होंने एक फिक्स पॉइंट पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे जीपीआईओ में यूज कर सकते हैं हम इसको, या फिर इसको फ्लेक्सिबल क्लॉक की तरीके से हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। इसमें दोनों फंक्शन दिए हुए हैं, तो ये फ्लेक्सिबल है। तो इसमें आपका या तो जीपीआई यूज करो या फिर इसमें क्लॉक के हिसाब से जो भी आपको यूज करना है। तो ये आपका जो है सेक्शन है, तो जो हमारा यहाँ पे दिया है, तो ये हमें कहाँ से चेक करना होता है। ये जनरली आपका डीएसओ पे आपका 100 मेगाहर्ट्ज नॉर्मली होते हैं, ये ज़्यादा मैक्सिमम आपका 100 मेगाहर्ट्ज मिलेगा। नहीं तो आपका 14 मेगाहर्ट्ज यहाँ पे लिखा हो तो 14 मिलेगा, इस पे 96 मिलेगा। ठीक है, ये आपका 25 का मिलेगा। तो नॉर्मली इसके अलावा जितने भी होते हैं पीसीआई वाले, ठीक है, पीसीआई वाला 30 मिलेगा। ठीक है ना। नहीं तो पीसीआई एक्सप्रेस पे आपको 100 ही मिलेगा, डीएमआई पे आपको 100 मिलेगा, डीपी पे आपको 100 मिलेगा। ठीक है, और एफडीआई वगैरह पे आपको, एफडीआई पे आपको 120 मेगाहर्ट्ज समथिंग मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जो कि डाटा के लिए क्लॉक जो क्या करती है, रेफरेंस होती है कि हम डाटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने क्लॉक साइकिल पे कितने बिट का डेटा जाएगा, या फ्रेम बफर कितना जाएगा। उस हिसाब से जो टाइमिंग और उसका जो लेंथ होता है, वो क्लॉक के हिसाब से डिफाइन होता है कि कितने क्लॉक साइकिल से आपका डेटा ट्रेवल होगा। ठीक है, तो इसी के साथ में आपको एक बार मैं ये भी दिखा देता हूँ कि हम पावर सेक्शन में इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन में लेंगे। ये आपका एफडीआई और ये सब है सिस्टम, ये यूएसबी है। ये आपका पावर सेक्शन है। एफडीआई के लिए जो था आपका, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि वोल्टेज आपकी ये अवेलेबल होनी चाहिए डीएमआई के लिए, वीसीसी डीएमआई, वीसीसी आईओ। ये आपकी एनालॉग की एफडीआई वोल्टेज है। ये पीएलएल जो आपका इंटरनल सेक्शंस होते हैं उनके लिए। ठीक है, ये टर्मिनेशन वोल्टेज, तो ये वोल्टेज आपकी होनी चाहिए, वीसीसी आईओ आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कोर वोल्टेज तो खैर होनी ही चाहिए। और ये डीएमआई की आपकी वोल्टेज, तो ये सब वोल्टेज होंगी, तो आपके इंटरनल आईओ सेक्शन क्लॉक वाला, और उनके साथ में जो कनेक्टिविटी होगी इन सेक्शंस की, वो एक्टिव हो जाएगी, और आपका क्लॉक सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा। तो ये क्या है, जो नॉर्मली आप एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो 25 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक होती है, फर्स्ट जनरेशन में वो इंटरनल सेक्शन के साथ नहीं जुड़ी हुई होती। तो आपको क्या करना है, वीसीसी आईओ उसके लिए नहीं देखनी है, वी कोर आपको उसके लिए देखनी है कि वी कोर आपका जनरेट होना चाहिए। वीसीसी आईओ भी जनरेट हो जाएगा तो उसको भी देखेंगे तो एक साथ चलेगा, लेकिन वीसीसी आईओ की वजह से आपका इंटरनल सेक्शन होता है, और उसमें आपका रेफरेंस क्लॉक कहीं से मिलता है जो आपका 25 का। ठीक है, नहीं तो आपका जो क्लॉक सेक्शन होता है वो फर्स्ट जनरेशन में इंटीग्रेट किया, तो इंटरनली ही आपको क्लॉक जो है वो प्रोवाइड होती है वहाँ पे, इंटरनल सेक्शन होता है उसका। तो इसमें जाएगा, इसमें यहाँ पर हम ये दिखाता हूँ आपको। ये हमारी सप्लाईज का था। ये
ये है आपका रोम का, ये हमारा जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन जो कि थर्ड जनरेशन से आगे अभी का है। ये लेटेस्ट जो आपका जो भी है क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये है वो क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन जिस जिस तरीके से आपकी क्लॉक जो है वो डिवाइड होती है नॉर्मली। तो जो आपका पीएलएल एंड एससीसी सेक्शन होता है, जो स्प्रेडिंग सेक्शन होता है, वो क्या करता है 25 मेगाहर्ट्ज क्लॉक से आपका रेफरेंस वोल्टेज लेता है, क्योंकि आगे क्लॉक देने के लिए उसे कहीं से रेफरेंस चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक आरटीसी लगा, यहाँ पे ये दो क्लॉक आपकी लगी हुई है आज की डेट में। और देखिए आरटीसी जो है वो कहाँ देता है, एक तो आपका आरटीसी को 32 को देता है और एसपीआई को दे रहा है और इंटेल एमई रीजन को दे रहा है। अभी आरटीसी को इसको देने का क्या पर्पज है, ठीक है, और इससे क्यों नहीं दिया गया एसपीआई को या इंटेल एमई रीजन को? उसका कारण है कि जो अभी डिजाइन किया गया है आपका एमई रीजन, वो एक इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए किया गया है। इसलिए कि अगर आपका सिस्टम ऑफ स्टेट में पड़ा है, ठीक है, तो आप उसको वॉकअप करवा सकें रिमोट से, या एक्टिव मैनेजमेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं इसकी इंटेल की, उसको कैसे यूज करना है। और उसके साथ में आपका मतलब ऑफ स्टेट में भी आपके सिक्योरिटी लेवल को आप लॉक, जैसे रिमोटली लॉक करना है या रिमोटली फ्रेमवर्क डालना है या रिमोटली बायोस डालना है, ठीक है। इस तरीके के जो रिमोट फंक्शंस होते हैं वो डेड लैपटॉप में भी किए जा सकें, जिसमें आपका सीधे का सीधा एसपीआई के साथ में आपको फ्लैश करना पड़ सकता है। तो उसके लिए ही ये 32 की क्लॉक आपको दी जाएगी। इसके लिए क्या करना होता है कि आपका एक ही सिस्टम होता है कि आपका आरटीसी वोल्टेज आपकी एक्टिव होनी चाहिए बस। वो अगर आपका सिस्टम नहीं भी लगा हुआ है पावर पे तब भी एक्टिव होती है, क्योंकि आरटीसी आपका हमें मिलता ही मिलता है। तो आरटीसी, अगर आपकी आरटीसी बैटरी पे वोल्टेज है तो आप देखेंगे जनरली आपको 32 की क्लॉक भी जनरेट हो जाती है, उसमें मिलती है आपको, ठीक है। तो वो इसलिए मिलती है क्योंकि हमारे पास 3.3 वोल्ट सेल, कॉइन सेल से वो वोल्टेज आ रही होती है, वो पूरा सेक्शन एक्टिव होता है। तो उसी सेक्शन से आपके आरटीसी को क्लॉक को पावर देते हैं, उसी में आपकी वो क्लॉक बनती है। उसी क्लॉक से आपका एसपीआई का क्लॉक सेक्शन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और ये मैं देखिए ये सस्पेंडेड स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ आपका ये एसपीआई जो मतलब मैं इंटरनल एक रोम की बात कर रहा हूँ जो कि एमी रीजन के साथ में वर्क करता है। ये एसपीआई इंटरफेस उसका इसके लिए नहीं है, ये एक्सटर्नल वाली जो रोम होती है उसके लिए नहीं है, ये इसमें गलती हो जाएगी, को मैंने बताया नहीं अभी। ये इंटरनल एक उसका रोम होता है जिसके ऊपर, जिसके साथ में जुड़ के एमी रीजन वर्क करता है, ठीक है। ये इंडिविजुअल होता है, ये फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। तो ये वो पार्ट होता है जिसके साथ में आपका आरटीसी सेक्शन कम्युनिकेट करता है वॉकअप करने के लिए। एसपीआई का डेटा लाइन को सप्लाई आरटीसी से मिलता है, ठीक है। अगर उसमें एसपीआई की जो मेन जो एसपीआई रोम होती है उसकी डेटा लाइन तो कनेक्टेड आपकी इसी एसपीआई सेक्शन से रहती है, लेकिन जो आपकी वोल्टेज जब तक उसमें नहीं आएगी तो एक्सटर्नल वोल्टेज से उसको क्या करता है वो रीड नहीं कर पाएगा। तो उसका एक वेरिएबल्स होते हैं, इंटरनल वेरिएबल्स होते हैं, तो वो वहां पर आपके इनपुट के लिए इंटरनली यूज किए जाते हैं। तो वो आपका वहाँ काम करता है। और यही सेक्शन जो होता है, इसी सेक्शन से आपका जो एक्सटर्नल जो रोम होती है उसकी डाटा लाइन कनेक्टेड होती है। तो यहाँ से आपका पावर स्टेट यहीं से जाता है जनरली, ठीक है। और ये है आपका कि जब आपकी 25 मेगाहर्ट्ज क्लॉक जनरेट होती है, ठीक है, तो आपका पीएलएल और एससीसी के जितने भी ब्लॉक्स हैं जो आपकी आईओ है, एससीसी वाली वीसीसी है और पीएल वीसीसी जो थी और वीआरएम जो थी, इनको पावर जब मिलती है तो ये सेक्शंस इसके एक्टिवेट होते हैं। तो वो पावर मिलती है तो यहाँ से आपके उसी पावर से आपका क्लॉक जनरेट होता है। तो ये क्लॉक इस रेफरेंस को लेके इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूट करता है। डीएमआई पे 100 मेगाहर्ट्ज जाती है, डीपी पे 120 मेगाहर्ट्ज जाती है। ये डीएमआई इंटरनल है, इसके लिए एफडीआई और एमटर्नल आईओफर के लिए, ठीक है, उस पर आपकी 100 मेगाहर्ट्ज जाती है। 2.0 होती है उसके लिए आपकी 48 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक जाती है। अभी 3 पॉइंट पे और बढ़ गई है थोड़ी सी। आप एक चीज ध्यान रखें, जिस पे ज्यादा, जितना ज्यादा डाटा कम्युनिकेशन होगा उस पे मेगाहर्ट्ज की स्पीड उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो कैलकुलेशन उसी से ज्यादा कर पाता है। अभी 2.0 पे जैसे 48 मेगाहर्ट्ज है तो 2.3 पे थोड़ी ज्यादा होगी, 52 समथिंग होती है शायद, ठीक है। तो ये पीसीआई है आपका, पीसीआई 2.0 पे है तो इस पे आपकी 100 होती है। ये यूएसबी 2.0 और 1.0 की मैं बता रहा था, जो भी बता रहा था वो 48 मेगाहर्ट्ज और इस पे और कम होती है थोड़ी सी, 32 या 28 होती है शायद। तो ये आपकी
क्लॉक मेगाहर्ट्ज आपकी इस पे जनरेट होती है। डिस्प्ले के लिए 120 मेगाहर्ट्ज क्लॉक जनरेट होती है, ठीक है। साटा पोर्ट के लिए 100 मेगाहर्ट्ज होती है। लीगेसी सिस्टम के लिए आपकी 14 मेगाहर्ट्ज होती है। अभी लीगेसी सिस्टम क्या है? लीगेसी सिस्टम आपका वो है जो कि काफी टाइम से एचएम के अंदर चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है। जैसे मैं बोलूंगा एलवीडीएस सेक्शन हो गया, उसके आईओ इंटरफेस को हो गया, या पीसीआई वाला हो गया, जो पीसीआई इंटरफेस हमारा कनेक्टेड होता है जनरली इंटरनली। यहाँ इंटरनली उनका एक कोर सिस्टम होता है जो कि आईओ को इंटरनल आईओ सेक्शन होता है जो कि अलग अलग चैनल्स को, जो अलग अलग सेक्शंस है उनके बीच में कम्युनिकेशन में मदद करता है, वो उनका लेगेसी सिस्टम है। एमई रीजन के लिए तो यहीं से आपका क्लॉक मिलता है, ठीक है ना। आरटीसी से क्लॉक मिल रहा है तो ये 32 पे ही चलेगा, ठीक है। और 33 मेगाहर्ट्ज इंटरनल आती है आपकी पीसीआई के लिए, ठीक है। और ये 5x यानी कि 5 आपकी 33 मेगाहर्ट्ज आउटपुट निकलती है 5 तरीके से। कैसे? एलपीसी पीसीआई के लिए, ठीक है। एक आपका 33 मेगाहर्ट्ज एंड पॉइंट के लिए, ठीक है ना। ये एमई नहीं है, ये एम 33 मेगाहर्ट्ज एंड पॉइंट है, तो उसका ध्यान रखना। तो ये अलग अलग सेक्शंस के लिए निकलती है। 100 मेगाहर्ट्ज आपकी एचडीपी के लिए जाती है, आईटीपी कनेक्टर, ये एक ही सिंगल जाती है एक्सडीपी और आईडीपी कनेक्टर के लिए। उसके बाद 8 तरीके की आपकी पीसीआई एक्सप्रेस सेकंड जनरेशन की 100 मेगाहर्ट्ज क्लॉक जाती हैं, जो कि आपकी एंड टू एंड पॉइंट होती है, यानी इधर से सीधा आपके पीसीआई ग्राफिक्स के लिए, जैसे ये आपका कनेक्टेड है या और किसी चीज पे आपका लगा होगा, तो 8 तरीके की वो आपकी इंटीग्रेट होती है। ये 8, ऐसा नहीं है कि एचएम में अगर आप एचएम वाइज जाएंगे तो ये रिड्यूस भी हो जाती है। 76 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 70 में और कम हो जाती हैं। उसमें आपकी यूएसबी पोर्ट जो होते हैं वो मेरे ख्याल से 5 या 6 ही रह जाते हैं, नहीं तो जनरली वो 10 या 12 होते हैं, 8 होते हैं शायद, ठीक है। उसी तरीके से आपकी ये एक आपकी फ्लेक्स के ये जाती है आपकी 4 तरीके की आपकी क्लॉक्स पीसीएच से सुपर आईओ टीपीएम। कौन कौन सी? 14.318 वाली ये आपकी इंटरनल फ्लेक्सिबल क्लॉक होती है, जो कि आपकी पहले अगर आपने देखा होगा तो जो हमारा क्लॉक सेक्शन होता था, ठीक है, क्लॉक आईसी जो हमारी बोर्ड के ऊपर होती थी पुरानी वाली, उसके साथ में आपका यही क्लॉक लगा होता था 14.318 मेगाहर्ट्ज का। तो ये अभी 25 मेगाहर्ट्ज से इसको कैच करके इसको यहाँ से डिवाइड करके ये दिया जाता है। ये आपकी 48 मेगाहर्ट्ज है, 24 मेगाहर्ट्ज है। ये 48 आपकी यूएसबी के लिए जा रही है, इंटरनली भी आपकी कनेक्टेड होगी, ठीक है। 14 मेगाहर्ट्ज ये आपकी क्लॉक की मेन रेफरेंस वोल्टेज है, वो रेफरेंस क्लॉक है, सॉरी। और 33 मेगाहर्ट्ज ये आपकी एलपीसी पे आपकी जो जाती है, जनरली एलपीसी पे जो डेटा कम्युनिकेशन होता है उसके लिए ये बाहर भी जाती है। और ये आपका इंटरनल जो ये यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो आपके सेक्शन है, जैसे एलपीसी सेक्शन है, अभी एलपीसी सेक्शन क्या है, उसके ऊपर क्लॉक कहाँ से आती है आपकी? जो 33 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक आती है एचएम से, एक क्लॉक आती है, वो वाली क्लॉक आपकी जाती है। और जो डेटा जो कम्युनिकेशन होता है, तो वो क्लॉक इंडिकेशन देती है कि मैं एचएम जो है वो 33 मेगाहर्ट्ज पे एलपीसी का कम्युनिकेशन करेगी, तो यही क्लॉक वो सुपर आईओ को देता है ताकि वो भी कनेक्शन 33 मेगाहर्ट्ज पे कर सके। क्यों? क्योंकि दोनों की अगर क्लॉक सेम होगी तभी वो ले और दे सकेंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि तब समझने में तभी उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि डेटा को हमें किस हिसाब से मैनेज करना है, यानी कि कौन से लेवल पे डेटा हाई होगा और कौन से लेवल पे डेटा लो होगा, उस हिसाब से डेटा का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारी क्लॉक के हिसाब से चलता है। तो ये सब क्लॉक क्या है? ये क्लॉक हैं जो पर्टिकुलर सेक्शंस को भी जा रहे हैं, जैसे पीसीआई सेक्शन को भी जाएगा इंटरनल। और ये पीसीआई सेक्शन से जो डाटा जो कम्युनिकेशन होता है किसी भी पीसीआई डिवाइस पे लगा होता है, तो उसके साथ में, जैसे पीसीआई एक्सप्रेस आपका किस पे लगा होता है? वाईफाई पे भी लगा होता है, ठीक है। और कोई इन्होंने लगा रखा है यहाँ ग्राफिक्स के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने 2x लाइन यूज की हुई है। कई बार होता है कि यहाँ पे 8x यूज किया जाता है, तो क्या होता है कि यही पीसीआई वाली 8x वाली यहाँ पे यूज की जाती है और पीसीआई 2x को कहीं और यूज कर लेते हैं, यानी 2x मतलब 2 लाइन इन्होंने यहाँ पे यूज की है, ठीक है। दूसरा, प्रोसेसर से बाकी का उन्होंने पीसीआई एक्सप्रेस, तो एचएम के साथ में उन्होंने 2 लाइन एचएम के साथ में यूज की। हो सकता है डायरेक्ट मीडिया इंटरफेस के लिए हमारा यहाँ से क्लॉक रेफरेंस किसी के लिए इनको चाहिए होगा, तो वो एक पीसीआई एक्सप्रेस के वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस तरीके को कैसे यूज करता है, ठीक है। और ये हमारा जो है ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, इस हिसाब से हमारी क्लॉक जनरेशन होती है एचएम के अंदर,
ठीक है ना। आप एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ हम सिर्फ ऑपरेंड का डिस्कशन कर रहे हैं, प्रोसेसर का और सुपर आईओ का क्लॉक सेक्शन का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हेलो आपका जो क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, ये जो आपका क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हेलो होता है। हेलो हेलो। अगर आप DMI पे या DP पोर्ट पे या FDI पे जो आप चेक, FDI पे जब आप चेक करोगे तो 128 मेगाहर्ट्ज की कई बार क्लॉक मिलती है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये क्लॉक रेफरेंस जब मिलती हैं जब आपका उस पर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता है। यानी कि अगर मान लीजिए एक तरफ से डेटा कम्युनिकेशन, जैसे आपका मैं कहता हूँ कि HM और जो हमारा प्रोसेसर है वो आपस में वर्क ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो प्रोसेसर का जो डेटा है वो यहाँ पे ट्रेवल नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी क्लॉक और तो आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको 100 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक यहाँ पर आपको मिलेगी, सिर्फ क्लॉक। ठीक है, डेटा फॉर्मेशन नहीं होगा, जैसे ही दोनों क्लॉक के ऊपर में आपका डेटा फॉर्मेशन चालू हो जाएगा यहाँ पे डेटा लाइंस के ऊपर, तो ये जो क्लॉक है इनकी जो है एक रेगुलेशन जो है सिस्टम वो चेंज हो जाता है, वो और फास्ट या धीरे मूवमेंट करने लगता है। तो अभी मेरे पास में उसका कोई वो नहीं है स्नैपशॉट या वैसा, तो वो मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊंगा, कभी बीच में पड़ेगा तो मैं आपको भेजता हूँ। दूसरा हम्म, अरे मेरा ही माइक बंद है, मेरा स्पीकर बंद है। ओके 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 मैंने सोचा मेरे को इसका पता ही नहीं चल रहा था मुझे तो। हाँ 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 हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मेरा स्पीकर ही बंद था, तो मैंने सोचा किसी की आवाज ही नहीं आ रही है। चलो ठीक है ठीक है। ठीक है चलो, तो एक बार मैं और रिवाइव कर देता हूँ, मेरे को लगता है शोर शराबे की वजह से कुछ शायद सुना नहीं। तो मेरा भी स्पीकर म्यूट था, तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि कोई बोल रहा है। मेरा तो माइक ही चालू था और मैंने पूछा तो सबका जवाब आया ओके माइक है, तो मैंने सोचा अरे ये तो सही हो गया। चलो ठीक है, तो एक चीज है यहाँ पर कि ये हमारा जो है क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन है ये 25 मेगाहर्ट्ज से क्लॉक से जनरेट होता है। एक चीज आप ध्यान रखिए, सारी वोल्टेजेस बन जाएंगी, ठीक है, और उसके बाद में आपका क्लॉक जनरेशन नहीं हो रहा है और क्लॉक आपका 25 मेगाहर्ट्ज का है, तो आपको ये वोल्टेजेस चेक करनी होती है जो PLL और SCC ब्लॉक को मिलेंगी, सारी की सारी VRM हो गई, VCCI हो गई, उसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप डाउन नहीं होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, और इन वोल्टेजेस का DCP आपको डिकपलिंग वोल्टेज भी आपको एक मिलेगा, तो वो आपको चेक कर लेना है अगर होगा तो। जनरली अभी वो डिसकंटिन्यू कर दिया है, अभी वो नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, जब ये क्लॉक आपका PLL सेक्शन में जाता है तो ये आपका 100 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक जनरेट होती है और 120 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक जनरेट होती है, किसके लिए, DMI और FDI के लिए। ठीक है, और उसके इंटरनल IO सेक्शन के लिए यहाँ पर आपका क्लॉक जनरेट होता है। ठीक है, ये इंटरनली आप चेक नहीं कर सकते, जो आप चेक कर सकते हो वो है आपका FDI और DMI पे, ये जो आपकी प्रोसेसर में जाती है। ठीक है, RTC सेक्शन, आपका RTC सेक्शन और इंटरनल SPI वेरिएबल्स होते हैं जो उसके ऊपर जाती है और इंटेल एमई रीजन को मिलती है। ठीक है, इंटरनल क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से होता है इसका इंटरनल। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, ATM टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि एक्टिव टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम है जो इसका, उसको एक्टिव करने के लिए। बाकी USB के लिए आपका जाता है इंटरनली है, ये बाहर नहीं आउटपुट निकल रहा है, जो भी बाहर निकल रहा है उसका एरो हमें बाहर मिल रहा है। ठीक है ना, ये बाहर निकलता है, ये बाहर से आपका घूम के वापस आ रहा है एक इंटरनल। ठीक है, लिगेसी इंटरनली है, ये आप चेक नहीं कर सकते, ये चेक नहीं कर सकते। USB जैसे हम बात कर रहे थे कि मुझे एक्सटर्नल में नहीं मिला, तो ये इंटरनली ही प्रोवाइड है और वहीं से सीधा आपके USB के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, PCI E वाला भी आपका, एक्सप्रेस वाला भी इंटरनल 2.0 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है इंटरनली, ये बाहर नहीं है, बाहर चेक नहीं कर सकते, तो इसका एक इंटरनल पॉइंट होगा जो आप बैक साइड में या कहीं पे चेक कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा 5X यानी कि
5 लाइंस हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाली आपकी 33 मेगाहर्ट्ज की अलग अलग जगह पे यूज करने के लिए, पीसीआई पे, एलपीसी के, या 33 मेगाहर्ट्ज का कोई एंड टू एंड डिवाइस लगा हुआ है तो उसके ऊपर। ठीक है। और उसके बाद में आपका 100 मेगाहर्ट्ज की है एक्सटर्नल डिस्प्ले पोर्ट के लिए, पीसीआई एक्सप्रेस के लिए सेकंड जनरेशन के लिए 100 मेगाहर्ट्ज का है। ठीक है, ये AX यहाँ पे अब देखिए ये दो है। अच्छा, ये भी सेकंड जनरेशन है। ठीक है, ये वाला आपका 2.0 वाला आपका ये अलग है शायद। तो 2x ये और 8x ये, यानी कि 10x आपकी जो है वो पीसीआई एक्सप्रेस 100 मेगाहर्ट्ज की लाइन होती है, इसके अंदर 10 लाइन है नेगेटिव और पॉजिटिव वाली। तो दो उन्होंने ग्राफिक्स के लिए डेडिकेटेड कर रखी है, और दो पे आप कुछ भी लगा सकते हो, एंड टू एंड पीसीआई एक्सप्रेस का कोई भी डिवाइस लगाना चाहो तो। ठीक है। और 4x की आपको ये 1 2 3 4 5 इस तरीके की ये 4x की ये मिक्स फ्लेक्सिबल आपको ये लाइन दी हुई है 4x वाली, जो हमने लास्ट टाइम उस पे देखी थी। इस पे यहाँ पे होगा शायद, जो आपके इसमें था, हो गया ये आपकी 4x है, यानी कि 4 तरीके की आपकी फ्लेक्स क्लॉक दी हुई है ये। ठीक है ना, 14 मेगाहर्ट्ज, ये 25 मेगाहर्ट्ज। ठीक है ना, ये इस तरीके की लैन के लिए दे रखी है। जो ये क्लॉक आपकी दे रखी है, ये क्या है आपकी कहीं पे भी यूज कर सकते हो आप। इस पे आप 27 मेगाहर्ट्ज देके भी यूज करते हो। ये इंटरनल प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंडेड है, यानी कि इसको आप जीपीआईओ की तरह यूज कर सकते हो कि ये 14 मेगाहर्ट्ज F47 की जगह K43 पे भी दे सकते हो आप। ठीक है, ये इंटरनल वो होते हैं कि आप वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हो। अगर आप ये कौन सा टूल होता है, ये FITC टूल जो आप यूज करते हो एमी रीजन एडिट के लिए, अगर आप उसमें देखोगे तो इन क्लॉक्स को चेंज करने के ऑप्शन होते हैं उसके अंदर, कि आप पर्टिकुलर उस ऑप्शन उस क्लॉक की लाइन को आप चेंज कर सकते हो। मैंने कभी यूज नहीं किया है, लेकिन हाँ उसमें ऑप्शन मैंने देखा है, जरूर होता है। ठीक है, तो ये फ्लेक्स क्लॉक्स ये हैं आपकी, जो फ्लेक्सिबल रह सकती हैं। ठीक है, उसके बाद में ये इन क्लॉक को यूज कर सकते हैं उनके ऊपर, यानी कि 14.318 33 मेगाहर्ट्ज, 27 मेगाहर्ट्ज, 48, 24 मेगाहर्ट्ज, अलग अलग पैटर्न्स के लिए, टीपीएम के लिए अगर लगा रखा है या किसी और के लिए, कहीं पे भी आप उसको मैन्युअली डिफाइन करके आप अपने तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये हमारा एक क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, किसका, HM का। और इसमें इतना ही है कि क्या है कि आपको वोल्टेज इनपुट देखना है, क्योंकि बाकी सारे का सारा क्लॉक जो सेक्शन है थर्ड जनरेशन से सेकंड जनरेशन में भी आपको बहुत जगह पे मिलेगा। और थर्ड जनरेशन में जो है वो आपका क्या होगा, इंटरनली ही ये डिवाइड है। तो आप बाहर क्या चेक करोगे कि मतलब अभी एक क्वेश्चन आ जाता है, काफी बार पूछा जाता है कि सर पॉइंट बताओ, मतलब कि हमें कौन कौन से पॉइंट चेक करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो वोल्टेजेस मैंने आपको बताई है, VCC, IO, VRM, ठीक है ना, और DMI और PLL, SCC, VCC वाली, तो ये वोल्टेजेस आपकी होनी चाहिए। ये वोल्टेज आपकी होगी तो आपकी 25 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक जनरेट होगी, इंटरनल रेफरेंस वोल्टेज होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे ही आपकी ये क्लॉक जनरेट होती है, इंटरनली जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो चालू हो जाता है। ठीक है, जब वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है तो वही आपका डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनली आपका क्या करता है, ये सिस्टम्स को, जो आपके ब्लॉक सिस्टम्स होते हैं यानी कि जो सेक्शंस होते हैं, उनको इंटरनली आपके सेक्शंस को एक्टिव करने के लिए क्लॉक प्रोवाइड करवाता है। और ये क्लॉक जो है जो हमें बाहर मिलती है 33 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक, पीसीआई पे एलपीसी जो क्लॉक आती है वो होती है 100 मेगाहर्ट्ज एक्सटर्नल डिस्प्ले के लिए आपको चाहिए कुछ। ठीक है, ये एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए। तो ये इसमें से सिर्फ आपके काम का एक ये 33 मेगाहर्ट्ज वाला है जो कि एलपीसी पे जाता है। तो एलपीसी के साथ में जब कम्युनिकेशन होता है, डाटा शेयरिंग होती है पोस्ट के अंदर, तो वहाँ पर ये आपको वहाँ पे चेक करना होता है कि 33 मेगाहर्ट्ज आई कि नहीं आई। ठीक है, अगर आपको पीसीआई एक्सप्रेस ग्राफिक्स लगा हुआ है तो आपको फिर ये पीसीआई क्लॉक आपके ग्राफिक्स सेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है ना, वो आपको चेक करनी होती है। तीसरा, आपका डीएमआई का और एफडीआई का आपको क्लॉक यहाँ पे चेक करना होता है। ये आप 100 मेगाहर्ट्ज के डीएसओ से कर सकते हो। ठीक है, 120 तक आपका जाता है, तो उसको 10x पे प्रोब पे रख के आप उसको यूज करोगे तो वो आपको जनरेट करके दिखाएगा। ठीक है, डीएमआई और एफडीआई का भी डेटा आपको जनरेट होकर मिलेगा। ये कब होगा, ये डेटा इस पे तब जनरेट होता है जब आपका ग्राफिक इंजन भी एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस थर्ड जनरेशन है, इसके अंदर कॉइल रिमूव करने से ग्राफिक्स कन्वर्जन हो जाता है जनरली। ठीक है ना, तो कॉइल रिमूव करते ही
वो आपका क्या होता है कि ये वाला सेक्शन डीएक्टिवेट हो जाता है और इंटरनल ग्राफिक सेक्शन को सारा कुछ सब अपने आप इंटरनली कनेक्टेड होता है, तो वो अपने आप एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने के बाद में वो अपना कम्युनिकेशन यहाँ से चालू कर देता है। तो जब उसका डेटा आपका यहाँ पे उस पे पावर होगी या उस पे उसका क्लॉक व्लॉक जो बिट क्लॉक वगैरह होती हैं प्रोसेसर की, तो वो जब आपकी जनरेट होती है तो उसके बाद में ये डेटा आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। वो भी आएगा नेक्स्ट जनवरी में, हम उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इंटरनल डीएमआई हो गया, एफडीआई, ये सब डिस्प्ले पोर्ट के लिए 120 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक आपकी जनरेट हो रही है। ये अभी देखिए ये वाली क्लॉक हम देख नहीं पाते हैं जनरली, तो हम कहाँ पे देख पाते हैं कि जो एलवीडीएस सेक्शन है उसके ऊपर डेटा कम्युनिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये है। अभी इसमें अगर मैं दिखाऊं आपको, एक बार दिखा देता हूँ। मैंने कहीं पे रखा था शायद, एक मिनट। हम्म, 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 हम्म। तो मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कि ये कैसा होता है स्क्रीन के ऊपर। आया प्लेयर, ठीक है, ये दिख रहा है सबको, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक मिनट, एक दोबारा शेयर करना पड़ेगा ये, एक, इसको कम करो। ट्रांसफॉर्मेशन क्लॉक ये हमारा टर्मिनेशन 75 जो क्लॉक मेगाहर्ट्ज होती के है आसपास जा रही उसके है। साथ में जो जो मतलब टर्मिनेशन कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन की क्लॉक क्लॉक है 75 एलवीडीएस के ऊपर, मेगाहर्ट्ज के आसपास जा रही है। ठीक है ना। ये क्लॉक है जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन क्लॉक 75 75 मेगाहर्ट्ज यहाँ पे मेगाहर्ट्ज के चल रही आसपास है, जा रही है। ठीक है ना। इस तरीके की क्लॉक्स आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेंगी जो क्लॉक हमारी, ये 75 एलवीडीएस मेगाहर्ट्ज के सेक्शन के ऊपर आसपास है। जा ये रही हमारा है। तब क्लॉक है जब हमने स्क्रीन नहीं लगाई हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन क्लॉक 75 मेगाहर्ट्ज के ठीक है ना। आसपास। ये क्लॉक कब मिलेगी हमें, जब हमने स्क्रीन नहीं लगाई हुई है। जैसे हम स्क्रीन लगाएंगे ना तो आपको क्लॉक मिलेगी ऐसी, ये इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि स्क्रीन लगाने के बाद में बिना स्क्रीन के आपको ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन डेटा मिल क्लॉक रहा है, क्योंकि वहां पे 75 डेटा मेगाहर्ट्ज कम्युनिकेशन के अभी आसपास चालू जा नहीं हुआ, रही है। लेकिन जब उस पर डेटा कम्युनिकेशन चालू होता है तो वो इस तरीके से मॉड्यूलेट हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है ना। क्लॉक ये थोड़ा सा 75 मैंने मेगाहर्ट्ज के इसको आसपास हाई जा उस रही पे है किया भाई। हुआ है, मतलब ये काफी हाई उसमें किया है, मेगा हर्ट्ज, ये मिली सेकंड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ आप देख रहे होंगे नीचे, ठीक है ना। तो जो मिली सेकंड में है ना, तो डेटा और ज्यादा श्रिंक हो जाता है, तो यहाँ पे उस तरीके से नहीं दिख रहा, तो लेकिन ये इस तरीके का डेटा आपका जाएगा उसमें। तो ये आपको मिली सेकंड्स पे ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा कम में वो डेटा को फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। 100 मिली वोल्ट के ऊपर मैंने 10 मिली सेकंड से आपका ये डेटा है, ये एलवीडीएस सेक्शन का डेटा है जब हम स्क्रीन लगा के चेक कर रहे हैं, ठीक है। और जब आपका स्क्रीन नहीं लगाएंगे तो आपका इस तरीके का आएगा जो हमने पहले देखा, ये वाला, ठीक है ना। ये विदाउट स्क्रीन आपको चेक करना है, तो जनरली ये आपको कहाँ मिलेगा, TX1 पे ट्रांसमिशन, एलवीडीएस ट्रांसमिशन 1 पे और 2 पे, पहले दो पॉइंट्स पे ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो उसी पे आपको जब तक वो रिवर्ट नहीं आता है तो आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका चालू नहीं होता है जनरली, ठीक है। तो ये आपका है। एक आध और चला लेते हैं, कोई दूसरा अगर कुछ मिलेगा डिफरेंट उसमें तो, TX2 हैश। ठीक है। ये आपका TX2 हैश। TX2 है, ये थोड़ा सा और एक्सपेंड हो गया है। मतलब ये मैंने 5 मिली सेकंड पे, पहले मैंने 10 मिली सेकंड का दिखाया था, ये 5 मिली सेकंड पे आपका ट्रांसमिशन एक रिकॉर्ड किया हुआ। तो उसमें इस तरीके से दिखेगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ डेटा नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, कुछ डेटा, लेकिन मैक्सिमम डेटा जो है आपका, ये 0 पॉइंट है आपका, तो उसके पॉजिटिव स्टेट में है। तो ये हमारा क्या है, ये एलवीडीएस का ट्रांसमिशन पॉइंट है,
ठीक है ना। ये कैसा है हमारा, ये देखो ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, तो मैंने ये रिकॉर्ड करके रखा हुआ है कि ये आपका विदाउट स्क्रीन है, क्या TX2 का विदाउट स्क्रीन आपका ये सिस्टम है। ठीक है, उसके ऊपर आपका ये डेटा इस तरीके से जनरेट होता है। तो ये आप है ना अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ हमारा इसका क्लॉक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके मतलब ये इंटरनल आपकी क्लॉक तो मिल रही है, लेकिन आपको उसको चेक कहाँ किया हमने, सिर्फ एक्सटर्नल डिस्प्ले पोर्ट के ऊपर ही। ठीक है, तो उस डिस्प्ले पोर्ट पे ही आपको वो चेक करना है। तो वहीं पे आपको ज्यादातर पता चलेगा। नॉर्मली आपका कुछ एक होती है डिस्प्ले के लिए, जैसे हम 2.37 की रेजिस्टेंस लगाते हैं, लेकिन अभी थर्ड में और उससे आगे आपको वो चेक करने की, वो उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आपका डेटा उसी पे मिल जाता है। तो सॉरी, एक चीज आप ये चेक चेक कर सकते हो कि आपको डिस्प्ले का, अगर आपकी 25 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक बन रही है तो आपका डिस्प्ले पे डेटा और डिस्प्ले के लिए जो प्रोसेसिंग है वो HM करेगा ही करेगा, बाकी USB भी करेगा। ठीक है ना। अगर आपको मान लीजिए डिस्प्ले पे डेटा नहीं आ रहा है, तो आप कैसे चेक करोगे कि आपका PLL और SCC सेक्शन जो आपका स्प्रेडिंग सेक्शन है वो ओके है। सबसे पहली बात, PCI LPC पे आपका 33 मेगाहर्ट्ज आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अभी इसको एक बार देख लेते हैं हम। ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा खुल गया है। अभी हम एक बार इसके IO सेक्शन पे देख लेते हैं। ये हमारा IO सेक्शन है। अभी आप देखेंगे इसमें कहाँ पर है, ये आपका क्लॉक PCI LPC। ये जो क्लॉक आ रही है आपकी, ये आपकी क्लॉक 33 मेगाहर्ट्ज की है। ठीक है, आपने सिस्टम ऑन कर लिया। ठीक है, कौन क्या पूछ रहा है। हाँ, ऑल पॉइंट बताऊंगा मैं। ठीक है, DSO के साथ में हमें कहाँ कहाँ पे वो आपको वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, कि हमें DSO के साथ में कहाँ कहाँ पे क्लॉक चेक करनी है डिस्प्ले के लिए। ये उसी पे ऊपर डिस्कशन चल रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, सबसे पहली बात है कि आपका जो है ये जो सेक्शन है, कौन सा, 25 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक आपकी जनरेट होनी चाहिए। कि आपका 25, ये मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पे, ऑन होने के बाद में आपकी क्लॉक्स की वजह से जब डिस्प्ले नहीं आता है, या आप देखते हो कि वोल्टेज तो आ रही है LVDS पे लेकिन डेटा नहीं आता है। ठीक है, या आप कई जगहों पे देखते हो मल्टीमीटर से कि डेटा तो आता है लेकिन वहां पे नहीं, वोल्टेज तो आती है लेकिन वहां पे पता नहीं डेटा जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वो उसके लिए आपको DSO अलग से चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो तीनों चारों वोल्टेज चेक करनी है। तो आपकी 25 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक बनेगी ही बनेगी जब आपकी वी कोर जनरेट हो जाएगी। वी कोर नहीं कह रहा हूँ, कोर वोल्टेज जो आपकी HM की जो कोर वोल्टेज होती है 1.05 वोल्ट, और ये आपकी एक्टिव वाली जो एक्टिव स्टेट के लिए जो दोनों पे सेम वोल्टेज आती है। ठीक है ना, नॉर्मली तो 1.05 आपकी वोल्ट जनरेट होती है, तो आपकी 25 मेगाहर्ट्ज क्लॉक वहां बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपका 25 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक आपकी बनती है। तो अभी इंटरनल PLL और SCC सेक्शन ओके है कि नहीं है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसका स्टेप है कि सबसे पहले तो आप ये 33 मेगाहर्ट्ज वाली क्लॉक चेक करोगे। ठीक है, उसके बाद में आपको PCI वाली, ये PCI वाली ही होती है नॉर्मली। ठीक है ना, तो 33 PCI वाली आपने क्लॉक चेक करी। ठीक है, तो इससे एक चीज कंफर्म होगी कि हमारा जो PLL सेक्शन है वो वर्किंग मोड में तो है। एक पर्टिकुलर सेक्शन काम नहीं कर रहा होगा तो वो अलग बात है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या देखना, 33 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक देखनी है। उसके बाद में आपको डिस्प्ले के ऊपर डेटा देख सकते हो आप। अभी वैसे तो जनरली नहीं आता है, तो इसको आप डिस्प्ले के ऊपर देखोगे। अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा तो ये भी देखना है कि कौन सी लाइन के ऊपर डेटा आ रहा है, कि कौन सी लाइन के ऊपर डेटा नहीं आ रहा है, या किसी पे वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सबसे पहली क्लॉक हो गई DSO से। अगर हम HM की पूरे की बात करें तो RTC सबसे पहले। ठीक है, RTC के बाद में आपको 25 मेगाहर्ट्ज चेक करनी है। ठीक है, 25 मेगाहर्ट्ज चेक करने के बाद आपको 33 मेगाहर्ट्ज चेक करनी है, जो कि हमारी IO के ऊपर आ रही थी अभी। ठीक है, उसके बाद में आपको DMI वाली क्लॉक चेक करनी है, DP वाली क्लॉक चेक करनी है। ठीक है ना, और उसके बाद में ये हो गई। और उसमें एक आपका किसका, SPI रोम वाली, जो आपकी बायोस वाली जो क्लॉक होती है, वो भी आपको चेक करनी है। उससे भी आपको पता चलेगा, जो कि हमारा RTC सेक्शन से जो वोल्टेज SPI सेक्शन में जा रही है। ठीक है, वो
वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो वहां पर आपकी 6 नंबर पिन होती है, जो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, अभी हम इस पे भी आएंगे। तो जो आपकी ये होती है एस क्लॉक होती है, ये एसपीआई सेक्शन को जब पावर जाती है तो ये इंटरनल रोम सेक्शन एक्टिवेट होता है आपका। ठीक है, और आपका जो डेटा वीसीसी आईओ और वो जो आपका कौन सा था एसपीआई जो आरटीसी के साथ में जुड़ा हुआ है, वो सेक्शन इसके साथ में होता है आपका क्लॉक सेक्शन के साथ में। तो वो क्लॉक सेक्शन इसके अंदर स्प्रेडिंग करता है अपने क्लॉक की। तो वो क्लॉक आपकी यहाँ से कैलकुलेशन होती है। तो ये क्लॉक भी आपकी होनी चाहिए किस कौन सी नंबर पिन पे, 6 नंबर पिन पे। अभी 6 नंबर पिन पे आप क्लॉक कैसे चेक करोगे, तो उसका नॉर्मल तरीका जो हम यूज करते हैं जनरली, जो मेरे को ज्यादातर काफी बार मुझे फायदा मिला है उससे, कि बायोस को पुल आउट कर लो। ठीक है, बायोस को जब आप बाहर निकाल लोगे तो उसकी 6 नंबर पिन पे आपका ये डेटा आपको मिलना चाहिए। ये कितना मिलता है, ये आपको 14 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 20 मेगाहर्ट्ज तक कुछ भी मिल सकता है। नॉर्मली टिपिकली इसकी वैल्यू 17 मेगाहर्ट्ज रहती है अभी थर्ड जनरेशन में। ठीक है ना, फर्स्ट जनरेशन में डुअल कोर में कोर टू डू जो पहले आते थे फर्स्ट जनरेशन से पहले, उनके अंदर जो है वो 12 से 16 मेगाहर्ट्ज के बीच में रहता था। लेकिन अभी जो है डेटा कम्युनिकेशन की स्पीड बढ़ी है, तो इसलिए उन्होंने उसकी क्लॉक को इंक्रीज किया है। वो 14 के आसपास ना होकर के अभी हमें 17 पॉइंट समथिंग कुछ मिलता है उसमें। ठीक है, तो ये क्लॉक आपकी यहाँ पर मिलनी चाहिए। अगर ये क्लॉक मिल रही है तो यानी कि एसपीआई जो है वो आपके रोम सेक्शन को डेटा प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है ना, वो आपके रोम सेक्शन को क्लॉक दे रहा है। अभी क्लॉक आने के बाद में क्या होगा, ये चिप एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्लॉक आपको चेक करनी है। ठीक है, उसका मैं बताता हूँ, अभी रोम के ऊपर हम जाएंगे दोबारा। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट हो गए, सबसे पहले आरटीसी हो गया, फिर 25 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक हो गई, फिर 33 मेगाहर्ट्ज जो हम आईओ पे चेक करते हैं वो हो गई, फिर आपकी पीसीआई ये बायोस वाली रोम की जो हो गई ये हो गई। ठीक है, उसके बाद में आपकी डीएमआई होगी और डीपी वाली होगी जो आपकी एचडीपी है, क्योंकि बाकी सब इंटरनली है। ठीक है ना, अगर नीचे वाली हम इन रैमों को हम देखते हैं कि कहीं पे ये इन्होंने यूज किया, जैसे कि यहाँ पे अगर ये 27 मेगाहर्ट्ज कहाँ पे यूज करते हैं आपके एक्सटर्नल ग्राफिक्स के लिए या इधर के लिए यूज करते हैं, पीसीआई वाली आपको फिर चेक करनी पड़ेगी अगर पीसीआई ग्राफिक्स आपका लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है ये, तो आपको ये वाले डीपी डीपी वाला तब चेक करना पड़ेगा। अगर पीसीआई लगा हुआ है तो मेरे ख्याल से डीपी वाला नहीं जाएगा, उस केस में आपका ये वाला जाएगा, पीसीआई एक्सप्रेस 100 मेगाहर्ट्ज G2 वाला, तब ये 120 वाला जीपी नहीं जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या है, ये आपको चेक करना होगा जितने भी एक्सटर्नल आपको यहाँ पे नजर आ रही है कौन कौन सी। इस पीसीआई एक्सप्रेस पे कुछ नहीं करना है, एक्सडीपी एक्सटर्नल, अगर डिस्प्ले पोर्ट अगर एक्सटर्नल लगा हुआ है तो वो आपको चेक करना होगा इसमें। ठीक है, 33 हो गई, 25 हो गई, और आपकी ये 3 क्लॉक एचएम पे आपको चेक करनी बहुत जरूरी है कि आपका इंटरनल पीएलएल एससीसी सेक्शन आपका डिस्प्ले के लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज के लिए। ठीक है ना, ये तो तीनों अगर आपकी क्लॉक यहाँ पे मिलती है एचएम के ऊपर, ये तीनों क्लॉक, तो यानी कि आपका पीएलएल और एससीसी सेक्शन पावर्ड भी है और वो प्रॉपर वर्क भी कर रहा है। कई बार क्या होता है कि 25 नहीं बनती, अगर 25 नहीं बनेगी तो ये 33 भी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है ना, कई बार होता है कि ये 33 तो मिल रही है लेकिन यहाँ पे आपको ये यहाँ पर आप इसको 25, बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है कि हम 33 में चेक करता हूँ इस पे तो वो आप मुझे मिलती है, लेकिन यहाँ पर क्या है 25 नहीं मिलती है। उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है कि आपका जो 25 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल को जो पावर सेक्शन है जो उसको पावर प्रोवाइड करवाएगा, उसका वो वैल्यूएशन लो हो जाता है, उसकी वो वोल्टेज लो हो जाती है। तो यहाँ पर वो वोल्टेज नहीं होती है, लेकिन इंटरनल सेक्शन क्या करता है, वो उसके स्केल को अप करके हमें बाहर देता है। तो वो क्या करेगा कि जितनी भी उसको क्लॉक इससे मिल रही होती है, रिड्यूस मिल रही हो, जब बहुत कम मिल रही है जो हम चेक ही नहीं कर पा रहे मेगाहर्ट्ज में, ठीक है, तो वो किलो हर्ट्ज में भी हो सकता है मिल रही हो, अगर हम माइक्रो हर्ट्ज में जाके चेक करेंगे तो। ठीक है वो, ठीक है, तो वो क्या करेगा पीएलएल सेक्शन, उस जो इससे रेफरेंस है जो हमें वोल्ट वो मिल रही है, क्लॉक मिल रही है, वो उसी वोल्ट उसी क्लॉक को बढ़ा के आगे दे देगा। ठीक है, उसका काम क्या है कि जो क्लॉक उसके पास आ रही है उसे उसने आगे बढ़ा के देना, तो वो क्या करता है कि उस चीज को मेंटेन तो कर देता है किसी तरीके से, लेकिन प्रोसेसर हीट होने लग, ये आपका एचएम हीट होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उस चीज पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जब आपका ये ओवर हीटिंग होता है या डिस्प्ले नहीं आता है तो जनरली इस केस में आपका वोल्टेज का यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम देखा, नहीं तो आपकी ये क्लॉक खराब होती है,
कैपिस्टर जो लगे होते हैं वो, नहीं तो मैं आपकी 10 मेगाहर्ट्ज की जो बीच में क्लॉक होती है, 1 मेगाहर्ट्ज की, वो 1 मिली ओम की, तो वो आपकी खराब होती है जनरली। ठीक है, तो ये आपको इस कंडीशन में आपको ये सब चीजें देखनी होती है, क्योंकि दिखती है कई बार ऐसा होता है कि हम अज्यूम, जैसे अभी मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि ये देखना अगर ये आएगी तो आपकी 33 आएगी, होता है ऐसा ही है। ठीक है ना, जब तक ये नहीं जनरेट होगी तो पीएलएल उसको स्केल अप करके आगे नहीं देगा 33 को, या उसको 100 पे नहीं देगा, या उसको पीसीआई पे लेगेसी पे 14 नहीं देगा, ठीक है ना, साटा पे 100 नहीं देगा। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे क्लॉक तो जनरेट होती है, लेकिन किस मोड में कहाँ हो रही है वो नहीं पता चल पाता है। ठीक है ना, उसको कैलकुलेशन, वो एक रफ कैलकुलेशन जाती है। तो रफ कैलकुलेशन क्या होता है कि एक तरीके की साइन वेव ही होती है वो। ठीक है ना, लेकिन वो एक कैलकुलेशन या हमारी इमेजिनेशन पे फिट नहीं बैठती है, तो वो हम उसको बोलते हैं खराब है। तो वो हम बोलते हैं क्लॉक 25 की नहीं बनी, लेकिन सिस्टम क्या करता है कि वो हमिंग से भी कैच कर लेता है कुछ चीजों को, और उससे भी आगे आपको डेवलप करके दे देगा। तो उसमें आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि वोल्टेज एकदम आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो उसमें वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कि वोल्टेज में अगर आप ऑन होने के बाद में आपकी फ्लक्चुएशन होती है वोल्टेज में, ठीक है, तो एक चीज आप समझ लीजिए कि उस वोल्टेज पे जो है लोड एक्स्ट्रा पड़ रहा है, यानी जिस एम्पीरेशन पे उस वोल्टेज को वर्क करना चाहिए वो एम्पीरेशन पे वो वोल्टेज वर्क नहीं कर रही है। ठीक है ना, या तो वो जो पीछे से ड्राइव वोल्टेज होके आ रही है उसकी रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से वोल्टेज पोटेंशियल प्रॉपर ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पा रहा है तो उस केस में क्या होगा, आपका वोल्टेज एकदम से ऑन होने पे ड्रॉप हो जाएगी, या फिर आगे कहीं शॉर्टिंग हो तो वो अपने लेवल से ज्यादा एम्पीरेशन खर्च कर रहा है, तब भी सेम कंडीशन होता है। ठीक है ना। इमेज तो शिव सर पूछ रहे हैं, सर पॉइंट विद डीएसओ इमेज। सर इमेज मेरे पास टेस्टिंग वाला नहीं है, अगर मेरे पास मैं बना के आपको डाल देता हूँ। अगर अभी मेरे ख्याल से किसी दिन ये क्या नाम है हमारा, गोपाल सर आते हैं तो उनके साथ बैठ के बनाता हूँ मैं। ठीक है सर, एक दिन आ जाएंगे गोपाल सर, तो हम ऐसी इमेजेस कुछ बना के ना तो हम डाल देंगे ग्रुप के अंदर। ठीक है सर। ठीक है गोपाल सर, आप आ जाना एक दिन मेरे पास, तो हम ये सब डीएसओ की ये कुछ जो इमेजेस हैं, क्योंकि ये क्लॉक वाला ना मैं थॉर्टिकल आपको समझाता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप जब तक देखोगे नहीं उस चीज को समझोगे नहीं। ठीक है, तो मैं भी इस हफ्ते में एक दिन इनके ऊपर क्लॉक्स के ऊपर आपका ये बना दूंगा, फोटोज डाल दूंगा, उनके टेस्टिंग पॉइंट डाल दूंगा, दो चार लैपटॉप्स के जो हम जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, 3521 का और 3542 का भी है, उसके ज्यादा टेस्टिंग पॉइंट नहीं है, वो भी मैं आपको उसमें क्लॉक्स के डाल दूंगा। ठीक है, और दूसरा जो मेरे पास पड़ी हुई है फोटोज, अभी मैंने आपको दिखाऊंगा क्लॉक वगैरह के, बायोस की मेरे पास पड़ी हुई है अभी, तो वो मैंने अभी आपको जब अभी बायोस का पढ़ेंगे उसमें हम देख लेंगे कैसी फोटोज होती हैं, क्या होता है उसमें। ठीक है ना। हम्म। हाँ ठीक ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार बीच में डाल देता हूँ, वो समझ में आएगा प्रैक्टिकल के हिसाब से, आप कर सकते हो। तो एक हमारा जनवरी फरवरी में मैं रखूंगा प्रैक्टिकल सेशन, उसमें हम 1 वीक का ट्रेनिंग कर लेंगे सबके सब। जो नवंबर बैच में जो थे हमारे उनको भी बोल दूंगा, आप भी आ जाना। तो एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा, और वहाँ पे हम 1 वीक का एक प्रैक्टिकल सेशन रख के उसके ऊपर सारा स्टडी कर लेंगे, और मैं उस तब तक उस सबका ट्यूटोरियल भी आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ बीच में। मेरे पास टाइम की थोड़ी सी दिक्कत होती है सर, नहीं तो मैं आपको करवा दूंगा, इसलिए मैंने गोपाल सर का नाम लिया, वो यहीं पर रहते हैं बॉम्बे में ही, तो उनके साथ आके हम कर सकते हैं। तो वो आ जाएंगे एक दिन, तो हम उसको, मैं उसको आपको उनके साथ में करके डाल दूंगा, सब जितने भी स्टूडेंट हैं अपन डाल लेंगे सर। ठीक है सर। सर दीपक बोल रहा हूँ। हाँ सर, दीपक सर बोलिए सर। सर ये सब सीखने के लिए आपको पास जाना पड़ेगा। नहीं, एक चीज है, मैं उसके ना पॉइंट्स अभी डाल दूंगा बना के, तो आप उसको देख लेना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मतलब हमारा ये क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन वाला तो खत्म है, मैं आपको एक बार हाँ बायोस सर। वाला दिखाता हूँ। तो बायोस वाले में आप देख के समझ जाओगे कि क्या करना है कैसे करना है, उसी तरीके का मैं है ना, इसमें ज्यादा क्लॉक्स नहीं होती हैं आपकी। सर नॉर्मली आपकी ना 100 मेगाहर्ट्ज की, 99 मेगाहर्ट्ज की तीन चार क्लॉक होती हैं, और ये 33 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक होती है, आरटी की और 25। ये मैं इस हफ्ते में सर। आपको डाल दूंगा पूरा। ठीक है ना, आप सर लोगों को बहुत सारे कैसा उसका मतलब वेव फॉर्म होता है। सब कुछ काम हो जाता है सर, लेकिन डिस्प्ले वाला प्रॉब्लम जो आता है ना उसके लिए
तकलीफ होता है, काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सर उसमें उसमें मैंने एक ही चीज बताई है सर कि देखो, एक थ्योरेटिकल अगर आपको पता होगा ना तो आप प्रैक्टिकली उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी। लेकिन अगर उसमें ये होता है कि जो हमें दिखता है ना कई बार वो होता नहीं, अच्छा। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको अभी बताया, मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, E1531 करके अभी एसर का एक मॉडल आता है, ठीक हाँ। है। उस मॉडल के अंदर बहुत प्रॉब्लम है कि आप ऑन बटन दबाओगे तो वो आपका 3 पे या 4 पे होता है, तो वो ज्यादा ज्यादा बढ़ के 8 पे चला जाता है, 6 पे चला जाता है, ठीक है। वो ऑन नहीं होता है, ऑन बटन दबाते रहो वो ऑन ही नहीं होता है, अच्छा। ठीक है ना। तो ये एसर का एक मॉडल है, इसका केस स्टडी मैंने बनाया, अभी वो डालूंगा मैं, आज या कल में डाल देता हूँ मैं। उसमें क्या होता है, अभी आप में से मैं आपको बताऊं, आरटीसी रीसेट वाला एक कैपेसिटर होता है उसमें, ठीक है। वो अच्छा। कैपेसिटर खराब हो जाता है। वो ऊपर से आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, वो हमेशा ऐसा ही होता है, वो बिल्कुल बहुत एकदम फिट एंड फाइन दिखाई देता है। आप उसमें वोल्टेज चेक करोगे ना, वो आपको वोल्टेज भी दिखाएगा कितनी। अभी 3.3 इनपुट है और आउटपुट कितनी दिखाएगा आपको, 3.1 या 3.0। तो अभी हमें क्या लगेगा, वो प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो क्या लगता है, अरे 3 वोल्ट तो आ गई है, ठीक है। तो हाँ जी। आरटीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम आरटीसी को छोड़ देते हैं। तो वो कैपेसिटर क्या है कि वो बहुत माइनर वे में वो लीकी हो गया, ठीक है। वो 3.2 से ऊपर दिखानी चाहिए। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया उसका कि 3.3 इनपुट है और 3.2 वोल्ट से ऊपर दिखाना चाहिए जब हमारा अडेप्टर लगा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन वो क्या दिखाता है, 3.1 अच्छा। दिखाता है, बस 0.1 वोल्टेज का फर्क है। लेकिन वो कैपेसिटर को हाँ आप हाँ। चेंज करते ही सिस्टम ऑन हो जाता है सर, ठीक है ना। अभी इतना सा फर्क है। अभी देखिए, अच्छा। अभी अगर मैं किसी से ये पूछूंगा क्या बताओ वहां पे वोल्टेज आ रही है, अब आप 3.1 अगर आप देखोगे, आप मुझे भी यही बोलोगे सर कि हाँ वहां तो वोल्टेज है सर, 3 वोल्ट आ रही है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे माइनर डिफरेंस, अभी ये कैसे पता चला, ये जब मैंने देखा, जब मेरे पास में बोर्ड आए 3 4, 2 बोर्ड तो मेरे भी पहले वापस चले गए, क्योंकि मेरे को लगा उसमें कुछ फॉल्ट ही नहीं है, वोल्टेज को हम उस तरीके से ट्रेस ही नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि एक बोर्ड हाँ आया सर। मेरे पास में, उसके अंदर भी सेम यही प्रॉब्लम थी। तो लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि इसको अपने को देखना है कि क्या दिक्कत है। तो जब मैं इसको आरटीसी सेक्शन को ट्रेस कर रहा था, तो डीसी लेवल पे रख के ना, मैं जनरली, जैसे मैंने एक बीच में आपको देखा होगा, मैंने 3 वोल्ट 5 वोल्ट का एक वो डाला था, आउटपुट कैपेसिटर कैसे चेक करना है कि कैपेसिटर फॉल्टी है, ठीक है ना, कि अब हमें आउटपुट कैपेसिटर चेंज करना है, ठीक है ना। तो 3 वोल्ट 5 वोल्ट पे एक आउटपुट कैपेसिटर लगे होते हैं ना, 330 वाले, 220 थ्री हाँ थर्टी सर। तो मिन्नी के हाँ अंदर हाँ एक हाँ। वो फॉल्ट आया था, तो मैंने उसका केस स्टडी डाला था। तो उसमें है ना, डीएसओ को डीसी मोड में रख के आप ऑन करोगे ना, तो एकदम से वोल्टेज आएगी और कुछ लेवल तक पैरेलल जाएगी और फिर शट डाउन हो जाएगी। सेम यही कंडीशन है ना आपके उस आरटी सेक्शन पे, उस कैपेसिटर पे हो रही थी, कि जैसे ही मैं ऑन करता था वोल्टेज एकदम से बढ़ती थी, फिर वो थोड़ी सी लो होके ना पैरेलल होती थी, मतलब उसमें एक है ना पॉइंट करवाता था अपर पे, हाँ। वो अपर पे एकदम लेवल पे फिक्स जाके पैरेलल नहीं होती थी। तो फिर उस कैपेसिटर को जब मैंने पहले तो रेजिस्टेंस चेंज करी, नहीं उससे कुछ नहीं, क्योंकि हम एम्पीरेशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में मैंने फिर कैपेसिटर चेंज किया, वो जब वो कैपेसिटर चेंज किया तो वो एकदम प्रॉपर तरीके से मस्त हो गया, फिर वो सिस्टम भी ऑन हुआ, अच्छा। एकदम बढ़िया तरीके से चला। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि एक थ्योरेटिकल में आपको वो बैकग्राउंड दे रहा हूँ, और उसके बाद में प्रैक्टिकल सेशन के लिए आप आ सकते हो, बिल्कुल आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जितना प्रैक्टिकल आप खुद से करोगे, खुद से अच्छा। ऑब्जर्व करने की उसे कोशिश करोगे ना, कुछ अपने तरीके से सर। फाउंड करने की कोशिश करोगे, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा सर। और वो उसी से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा सर, वो, ठीक है। जैसे मैंने आपको सर मेरा पॉइंट यहाँ बताए। पर ना, सर दिन में मतलब 20 लैपटॉप एंट्री होता है सर, बोर्ड और लैपटॉप मिला के। सर काम होता है, लेकिन ये डिस्प्ले वाला प्रॉब्लम और आरटीसी सेक्शन का थोड़ा सा उसमें अटक जाता हूँ। सर आपको कल फोन किया था ना NM271 के लिए, हाँ हाँ, उसमें सर वो सॉल्व कर नहीं पाया उसको। उसमें वो कुछ भी नहीं मिला, तो वही आपका कोशिश जो आप नहीं सर कुछ नहीं मिला उसमें। वो वो सॉसवार्न वो हैश जो सिंपल वाला है सिग्नल ना। है और एक सॉस क्लॉक। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, सर। ठीक है सर। वो देखो, अभी कह नहीं सकता सर, देखो कई बार होता है कि फिजिकली चीजें काफी वैसी होती हैं,
तो वो जब तक मैं भी नहीं सीखा, तो मैं भी उसमें आपको अच्छे से गाइड नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास जो बोर्ड था, मैंने वो बोर्ड लाके भी देखा, लेकिन वो उस बोर्ड के हिसाब से भी मुझे जो जो दिखा मैंने आपको बताया। क्योंकि ठीक है ना, तो एक एक चीज होती है कि अगर हार्डवेयर को देखोगे नहीं ना फिजिकली भी, तब भी कई बार कई हाँ आपको सर, नहीं आते हैं। हाँ ठीक है ना, इसीलिए तो मैंने फोन और किया नहीं, आपको छोड़ दिला इसका वो। ठीक है, कोई नहीं। अगर अभी चक्कर लगेगा फरवरी में, जो जो भी आएगा ना, फरवरी में मैं रखूंगा सर अपना सर प्रैक्टिकल सेक्शन 1 वीक का। उसके अंदर हम पूरे का पूरा जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन तीनों का जो पावर ऑन सीक्वेंस है ना, और पोस्ट सर, मेरे मार्च में करूंगा, हाँ क्योंकि सर, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं बता पाऊंगा अभी आपको। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट सर, हम फरवरी के अंदर एक बीच में कर लेंगे, तो वहां पे आप प्रैक्टिकल कर लेना सब आके, वहां पे हम देख भी लेंगे। ठीक है सर। ठीक है ना, मिल भी लेंगे सबके सब आपस में। अच्छा, हाँ सर, ठीक है ठीक सर। है, तो ये क्या है, अभी मैं ये देख रहा था, ये क्लॉक वाला इसमें तो समझ में, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमने लंबा खींच गया ये, लेकिन ये बस 5 मिनट का ही है, 5 से 10 मिनट का। इतना ही है कि आपकी वो वोल्टेज होनी चाहिए। वोल्टेज आने के बाद में 25 की क्लॉक बनेगी, इधर से आरटीसी आपका बनेगा, इंटरनल सेक्शन एक्टिवेट होगा, और आपको 33 मेगाहर्ट्ज यहाँ पे चेक करनी है, तो आपका पीएलएल एससीसी ब्लॉक आपका ओके है। ठीक है, जनरली मैंने यही देखा है। ठीक है, और ये तीनों क्लॉक अगर आपको मिलती है, टेस्टिंग पॉइंट जहां तक बात है, टेस्टिंग पॉइंट में आपका आरटीसी क्लॉक चेक करनी है। ठीक है ना, डीएसओ से 25 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक चेक करनी है, 33 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक चेक करनी है। ठीक है, अभी हम डेटा प्रोसेसिंग में नहीं जा रहे हैं कि लैडर का 1 2 3 उस पॉइंट पे भी कुछ चेक करना है कि नहीं करना, वो नहीं है अभी। ठीक है ना, उसके बाद में जौन सी क्लॉक आपको बाहर अवेलेबल होती है, ये जनरली है। उसके बाद में आपका प्रोसेसर में आएगा बाकी का सेक्शन, डीएमआई के ऊपर आपकी क्लॉक्स जाती हैं जो, वो आपको चेक करनी है। ठीक है, डीएमआई और डीपी के ऊपर जो आपकी क्लॉक ये आपकी जाएगी प्रोसेसर में। ठीक है, और इस चीज को चेक करने का सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, एक बिट क्लॉक करके होता है, उस पे आप क्लॉक चेक कर सकते हो, तो वहां पे आपको स्क्वायर वेव टाइप कुछ मिलता है। तो वो ये 4 क्लॉक्स का मैं डायग्राम और वो लेकर के डाल दूंगा बीच में। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे ये आपका सेक्शन, ये 4 पॉइंट है मेन जो आपको क्लॉक चेक करनी है। आरटीसी से आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा, आरटीसी क्लॉक बनी तो सिस्टम ऑन हुआ। ठीक है, 25 बनी और 33 आई, तो आपका डेटा प्रोसेसिंग कहाँ, एचएम और एलपीसी के थ्रू आईओ के बीच में चालू हो गया। अभी डीएमआई और डीपी का जब आपका क्लॉक आएगा, तो आपका प्रोसेसर से और पीसीएस से डेटा कम्युनिकेशन चालू होगा। क्यों? क्योंकि ये अलग स्पीड पे काम करता है, ये अलग स्पीड पे काम करता है, तो इन दोनों के बीच में ये मेगाहर्ट्ज के ऊपर इसका सेक्शन कम्युनिकेशन करेगा और इसका सेक्शन कम्युनिकेशन करेगा। तो हमें क्या चेक करना है, इंटरनल क्लॉक सेक्शन के एक्टिवेशन के लिए ये 2 क्लॉक चाहिए एचएम के लिए, और वो एचएम प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेशन करे, उसके लिए डीएमआई और डीपी की क्लॉक होनी चाहिए। ठीक है, और वो आईओ के साथ में कम्युनिकेशन करे एचएम, उसकी क्लॉक 33 मेगाहर्ट्ज उसके ऊपर होनी चाहिए। ये सिंपल फंडा है इसका। ये 4 पॉइंट आपको चेक करने हैं क्लॉक के साथ में जो आपके होते हैं। तो ये क्या है आपका क्लॉक का जो इंटरनल सेक्शन जो है, वो स्प्रेडिंग सेक्शन जो है, जो जिस तरीके से आपकी क्लॉक डिवाइड होती है, तो ये है। और इसके बाद में आ जाता है, थोड़ा हम डिटेल स्टडी इसके अंदर कर रहे हैं, कि कई बार हमें ये पता नहीं चलता कि देखिए मैं एक चीज फिर बता रहा हूँ आपको, ये फंडामेंटल्स होते हैं, जितना आप एक्सपीरियंस करोगे उतना अच्छे आप है ना उसमें एक्सपर्ट होते जाओगे, खुद से भी अगर करोगे तो। ठीक है, जो मैंने फेस किया मैं वो आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो हमारा क्लॉक होता है, एसपीआई सेक्शन पे आपकी 3 वोल्ट आती है, वो हमने स्टडी किया था कि वो रन मोड से भी आ सकती है और आपकी सस्पेंडेड स्टेट में भी आ सकती है। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि वेंडर उसको कैसे यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 वोल्ट जो आपकी एसपीआई में जाती है, वो आपके रोम सेक्शन को पावर देती है। ठीक है, रोम सेक्शन आपका इंटरनल क्लॉक के थ्रू जुड़ा होता है, जो कौन सा एसपीआई जो आपका आरटीसी क्लॉक के साथ में जो है। ठीक है, तो और कई बार ये इंटरनली सस्पेंडेड से भी जुड़ा होता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वेंडर वाइज ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि आपके क्लॉक जो एसपीआई के क्लॉक सेक्शन है उसको पावर कहाँ से मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्लॉक सेक्शन इसके ऊपर स्प्रेडिंग करता है, यानी कि डिवाइड करके जो आपकी क्लॉक होती है इंटरनल, वो आपको बताता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एचएम जो है ना, वो रोम को क्लॉक प्रोवाइड करवाता है। अभी एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आपकी 3 वोल्ट रोम के ऊपर आ चुकी है, जब आपकी एसपीआई पे जो रोम जा रही है,
एसपीआई पे जो आपकी वीसीसी एचएम के अंदर जो एसपीआई इंटरफेस है उसको जो वोल्टेज मिल रही है वो वोल्टेज आपकी रोम को भी आ रही है। कितने 8 नंबर पिन पे 3 वोल्ट 8 नंबर पिन पे जाएगी, ठीक है। 7 नंबर पिन पे होल्ड, और 3 नंबर पिन पे शायद राइट प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये दोनों किस लिए होते हैं, ये जनरली इनको ना इसी 3 वोल्ट से दे करके हाई कर दिया जाता है। ये क्या है, एक्सटर्नली यूज ही नहीं होते हैं, ठीक है। ये मतलब अलग इन सिस्टम्स के अंदर यूज नहीं करते हैं मोस्टली उसको, ठीक है ना। तो ये सिर्फ पावर देने के लिए किसमें, होल्ड, जो इंटरनल आपका होल्ड करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ से अनेबल डिसेबल होगा, तो वो हमें यहाँ से इसको पावर देनी है। राइट प्रोटेक्टेड होता है अगर आपकी बायोस को, अगर उस पे किस पे ये होती है राइट प्रोटेक्टेड आपकी 3 नंबर पिन पे। 3 नंबर पिन पे अगर आपकी वोल्टेज नहीं आ रही है तो आपकी रोम जो है, जो बायोस है, वो रीड राइट नहीं होगी, राइट प्रोटेक्टेड है तो वो राइट नहीं होगी, ठीक है ना। यानी कि जो कमांड हम इनपुट आ रही है, ये इनपुट, ये जो कमांड आ रही है, ये इनपुट अंदर जाके राइट होती है एक सेक्शन में, ठीक है। तो वो राइट होती है तो उसके एवज में ये उसके आंसर में ये आपकी आउटपुट डेटा लाइन आती है, तो ये डेटा नहीं आएगा उस केस में, ठीक है। और होल्ड, होल्ड क्या होता है, होल्ड होता है आपका पर्टिकुलर एक प्रॉपर, अभी मान लीजिए एचएम जो है वो उसके पास में 128 बिट का डेटा जाना है, लेकिन वो एक टाइम पे क्या करता है 8 बिट का डेटा ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो होल्ड क्या करता है, होल्ड अगर है आपका सिस्टम, अगर होल्ड होता है वो जनरली आपका किससे, चिप सिलेक्ट से ही यूज होता है, ठीक है ना। इसको एक्सटर्नली यूज नहीं करते हैं, ये एक्सटर्नली यूज करेंगे जब आपका जनरली बहुत सीरियल, अगर उस पर अगर आपका कम्युनिकेशन होता है ना इसके साथ में, तब वो यूज करते हैं डेटा को। यहाँ पर हम सिर्फ चिप सिलेक्ट से वो काम करते हैं। फिर भी मैं आपको इसको बताता हूँ, होल्ड का जो होता है वो होता है आपका, जैसे आपका 8 बिट डेटा गया, तो अभी जो आपका जो डेटा इनपुट आया यहाँ पे कि 8 बिट को रीड करना है, कि 8 बिट को रीड करना है, अभी पूरा डेटा ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, तो 8 बिट डेटा जाएगा तो वो उस 8 बिट जाने के बाद में वो सिस्टम को होल्ड कर देगा। होल्ड मतलब अभी पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर कमांड आती है, तो वो आपका 30, फिर 8 जाता है, फिर होल्ड, अनलॉक होता है, फिर लॉक होता है, फिर अनलॉक होता है। जब तक उसका पूरा प्रोसेस डेटा नहीं चला जाता है यहाँ पे, तब तक वो अनलॉक अनलॉक होल्ड अनहोल्ड होल्ड अनहोल्ड होता रहता है। यानी कि इसको अगर 32 बिट का डेटा चाहिए तो जब तक ये 32 बिट कैलकुलेट नहीं करके वापस मंगा लेगा, इससे डेटा नहीं आ जाएगा, तब तक ये डेटा यहीं पर जाता रहेगा। उससे सिस्टम को पता चलता रहेगा कि ये पूरे का पूरा डेटा एक ही है, मतलब एक बंच में ही है ये डेटा, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके से ये कम्युनिकेशन करने की, यानी कि अगर आपको हाई बिट के ऊपर कम्युनिकेशन करना है तो वहां पर हम होल्ड का ज्यादातर यूज करते हैं, जब वो अपनी फ्रीक्वेंसी से ऊपर चला जाता है, ठीक है। और टिपिकली यहाँ पे बताया भी हुआ है कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी ईसीएच से जो ड्राइव की जाती है वो 17.86 मेगाहर्ट्ज होती है, ठीक है। ये जो क्लॉक हमारी आती है ये हमारी 17.86 मेगाहर्ट्ज क्लॉक होती है, ठीक है। और जब ये राइट प्रोटेक्टेड पे जनरली क्या होता है कि 3 वोल्ट देके आपको हाई कर दिया जाता है, तो यानी आपको 8 नंबर पिन पे, 7 नंबर पिन पे और 3 नंबर पिन पे आपको वोल्टेज 3.3 वोल्ट मिलनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहला तो आपको बायोस के ऊपर ये चेक करना है कि तीनों पिनों के ऊपर 3 वोल्ट है कि नहीं है। अगर इनमें से किसी एक पे नहीं है तो देखो क्यों नहीं है, यूज की होती है जनरली, मैक्सिमम 99% इन तीनों पे 3 वोल्ट मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद में क्या होता है, ये आपका डिवाइस रेडी है कम्युनिकेशन करने के लिए, क्यों, पावर्ड हो गया है। उसके बाद में यहाँ से 3 वोल्ट इसके सेक्शन को पावर आ गई है। अभी हम पूरी चिप की बात नहीं कर रहे, सिर्फ सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये सेक्शन क्या करता है, सबसे पहले आपको क्लॉक प्रोवाइड करवाता है, कितनी 17.86 मेगाहर्ट्ज, ये कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना। उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 886 ही क्यों नहीं आ रही है, 17 ही क्यों नहीं आ रही। ये 14 से लेके, मैंने जो ऑब्जर्व किया, 14 से लेके और 20 के बीच में या 18 के बीच में आपका रहता है जनरली, ठीक है ना। तो ये आपका मेगाहर्ट्ज मिलती है। लेकिन अभी सबसे पहली बात होगी कि ये मतलब ये चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले तरीका है कि ये रोम को निकाल लो बाहर, डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये मैं जो बता रहा हूँ आपको थर्ड जनरेशन के बारे में बता रहा हूँ। ऑनबोर्ड प्रोसेसर में भी एक आध में मैंने देखा कि ऐसा होता है, मिलती है क्लॉक, लेकिन मैक्सिमम में कई बार मिलती भी नहीं है, ठीक है। तो आपको वो क्या होता है, उसमें एक और है ना, सुपर डीप स्लीप मोड भी है। उसमें क्या होता है, वो और भी उसमें नीचे चला जाता है।
आपने देखा होगा कि जैसे आप ऑन बटन दबाओगे वो 8 पे आ जाता है और उसके बाद फिर आप दबाओगे तो ऑन होता है, ठीक है। नहीं तो वो क्या होगा, 10-15 सेकंड के लिए 8 मिली एम्पियर दिखाएगा, उसके बाद में क्या होगा, वो और डाउन हो जाएगा, एकदम से 2 पे चला जाएगा, 2 मिली एम्पियर पे चला जाएगा, यानी कि उसने एसपीआई रोम के साथ भी कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया। ये एक सुपर डीप स्लीप मोड है, ठीक है। तो वो और ज्यादा जब जरूरत है बस तभी उस चीज को एक्टिवेट करेगा रीड करने के लिए, नहीं तो वो फिर और भी नीचे चला जाएगा, और भी स्लीप मोड में चला जाएगा। तो वही चीज है। तो ये क्या है आपका कि यहाँ पर आपको वो क्लॉक मिलेगी, और ये क्लॉक आपको ना दोनों कंडीशन में मिल सकती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ऑन बटन दबाने के बाद वो एक्टिव होता है। तो अगर आपको बिना ये चिप निकालने के बाद मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ऑन बटन दबाओगे तो तब आपको यहाँ पे क्लॉक स्ट्राइक मिलेगा। स्ट्राइक मिलेगा क्योंकि उसको कोई फीडबैक या वो इनपुट नहीं मिलता है, तो उस केस में ये क्लॉक फिर बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये आप चीज देख सकते हो कि ऑन बटन दबाओगे 2-3-4 बार तो आपको एक क्लॉक जनरेशन मिलेगा यहाँ पे डीएसओ पे, आप देखोगे तो क्या होगा, वो 14 से और 20 के बीच में मिलेगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं लगा हुआ है, तो आपको कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि एकदम से इंडिकेशन देके बंद भी होना है उसको कि आगे कुछ है ही नहीं, मैं जाऊँ कहाँ। तो वो आपको उसके बीच में कुछ भी मिल सकता है। और दूसरा, तो ये क्लॉक आपका स्ट्राइक करता है सबसे पहले, उसके बाद में एचएम क्या करता है, जब क्लॉक स्टेबल हो जाता है तो फिर आपका चिप सिलेक्ट चलता है। जब चिप सिलेक्ट क्या है कि जब एचएम इसको सिलेक्ट करेगा तो डेटा इनपुट एचएम से होगा और डेटा आउटपुट एचएम को होगा। अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ शेयर्ड बायोस की, आपके यहाँ पे एक लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे हमें क्या है, एक और यहाँ पे हमारी क्या है, ईसी लगी हुई है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा ईसी है, ईसी यानी एम्बेडेड कंट्रोलर। अभी एम्बेडेड कंट्रोलर से आपका डेटा इनपुट यहाँ से भी होगा। अभी ये क्या होगा, ये बायोस जो हो गई ये शेयर्ड बायोस हो गई, यानी एक ही बायोस दोनों जगह से कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सेम यही होता है, अगर चिप सिलेक्ट ईसी करेगा, यही वाला चिप सिलेक्ट अगर ईसी से आ रहा है तो क्या होगा, डेटा इनपुट इसी की तरफ होगा, इसी का डेटा इनपुट होगा और इसी से डेटा आउटपुट होगा, इसी के लिए आउटपुट होगा, ठीक है। ये इसी लाइन में जुड़ा होता है, ये मैंने यहाँ जोड़ दिया इसको, इसको मैं बता देता हूँ ये, ठीक है। ये इन्हीं लाइनों पे जुड़ा होता है, डेटा इनपुट यहीं से ऐसे जुड़ा होता है और ये भी डेटा इनपुट यहीं से जुड़ा होता है, ठीक है। तो जो चिप सिलेक्ट करता है शेयर्ड बायस में, अगर एचएम ने चिप सिलेक्ट किया तो एचएम का डेटा इनपुट आउटपुट होगा एचएम के लिए, अगर इसी ने इनपुट आउटपुट किया तो इसी का डेटा इनपुट, इसी ने चिप सिलेक्ट किया तो इसी का डेटा इनपुट आउटपुट कनेक्टेड होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों बायोस का सिस्टम दोनों जगह पे काम करता है। तो जब चिप सिलेक्ट होता है आपका, तो जब आपका चिप सिलेक्ट होता है तब डेटा आउट इनपुट होता है उसमें, और जब आपका डीसिलेक्ट होता है तो आपका डेटा आउटपुट निकल जाता है, ठीक है। उससे उसके बीच में ही आपका एक्चुअली ये दोनों डेटा होता है। चिप सिलेक्ट जब होता है ना आपका, उसी में आपका डेटा इनपुट और डेटा आउटपुट होता है, और जैसे ही आपका चिप सिलेक्ट डिसेबल होगा उस केस में ये इसका कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। वो डेटा को कहाँ अपने पास प्रोसेस करेगा आगे के लिए, कहाँ भेजना है उसको, इसने आगे आईओ में ही भेजना है या उसके आगे उसको एलपीसी के थ्रू कुछ कम्युनिकेशन करना है किसी चीज से, या फिर उस डेटा को उसने आगे प्रोसेसर में भेजना है, ठीक है ना, या फिर रैम के लिए भेजना है या पीसीआई एक्सप्रेस पे भेजना है या यूएसबी पे भेजना है, यूएसबी की कॉन्फ़िगरेशन लोड करनी है, कुछ भी करना है, वो चेकिंग करने के लिए वो यहाँ से फर्दर जब ये डीसिलेक्ट होता है वो आगे का फंक्शन तब होता है, ठीक है। अभी इसमें एक बार मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, जो हम देख रहे थे डेटा के लिए कि डेटा कैसा होता है। कहाँ गया, ठीक है। ये हमारा चिप सिलेक्ट है। अभी एक चीज देखो यहाँ पर 10 माइक्रो सेकेंड्स पे 2 वोल्ट, क्योंकि चिप सिलेक्ट पे कितना 3.3 वोल्ट तक मैक्सिमम होता है, तो मैंने 2 वोल्ट पे रखा है ताकि उस पर डेटा आ जाए। अभी यहाँ पर ये जो आपका डाउन डाउन सिस्टम आ रहा है, अभी ये डेटा इनपुट हुआ, ये डिसेबल हुआ,
ठीक है, ये अनेबल हुआ। यानी जितने पोर्शन में ये डेटा 0 था, ये चिप सिलेक्ट का ऐसा ऐसा सिग्नल आता है, ठीक है ना। इस चिप सिलेक्ट में ऐसा सिग्नल आएगा, और इसमें क्या होगा कि ये अनेबल, ये डिसेबल हुआ, यानी कि हाई गया, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज आई इस पार्ट में, और उसके बाद में वोल्टेज कम हो गई। तो ये जो पोर्शन है ये आपका चिप सिलेक्ट का हिस्सा है। इस पोर्शन में जो भी होगा डेटा कम्युनिकेशन होगा, ठीक है ना। डेटा इनपुट और डेटा आउटपुट सब इसी में होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर चिप सेलेक्ट डिसेबल हुआ, फिर अनेबल हुआ, फिर डिसेबल हुआ, फिर अनेबल हुआ। तो जिस पोर्शन में अनेबल हो रहा है ना, उसी में आपका डेटा आउटपुट इनपुट हो रहा है एचएम से, और उसी में डेटा आउटपुट। ये आपका डेटा इनपुट का है, ठीक है ना। ये आपका देखिए यहाँ पे नैनो सेकंड में है, तो ये यानी मेगाहर्ट्ज पे आपका डेटा कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 2 वोल्ट पे वही पे रखा हुआ है आपका, और ये डेटा की ये इस तरीके का आपका डेटा फॉर्मिंग जाती है। अभी इसमें एक चीज देखना, जो हमने ये चीज जो हमने देखी है इसमें क्या है, देखो ये हमारा 0 लेवल है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो चिप सिलेक्ट है वो अनेबल मोड में ही होता है, तो वो डिसेबल हो रहा है, ये डिसेबल हो रहा है, ठीक है ना। हाई मोड में जाके वो डिसेबल हो रहा है। तो ये इस तरीके का हमारा चिप सिलेक्ट होना चाहिए सबसे पहले, तो अनेबल डिसेबल, और जितने पोर्शन में डिसेबल होता है उतने पोर्शन में आपका डेटा इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है। अभी हो सकता है पहले वाले में इनपुट हो रहा हो, दूसरे वाले में आउटपुट हो रहा हो, ये हो सकता है, ठीक है ना। वो अलग अलग सिचुएशन है कि उसको आगे भेजना है तो वो अभी लेता ही रहेगा, या उसको आगे और डिमांड करनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अभी एक चीज ध्यान रखना, ये जो डिसेबल हो रहा है ये पॉजिटिव साइड में हो रहा है, और अनेबल जो हो रहा है वो 0 पे, ये हमारा अनेबल हो रहा है, क्योंकि हैश है। हैश क्या होगा, 0 पे हमारा, लो पे अनेबल होगा, तो लो क्या हमारा 0 पॉइंट। तो ये पॉजिटिव साइड में है एक तरीके से आप देखेंगे तो, ठीक है ना, ये पॉजिटिव साइड में जा रहा है। और दूसरा, ये हमारा डेटा इनपुट है, ठीक है ना। डेटा इनपुट कहाँ जा रहा है हमारा, ये भी हमारा पॉजिटिव साइड में जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये नहीं है, ये हमारा डेटा ये जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, फिर ये डेटा जा रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा डेटा ट्रेवल हो रहा है। और उसके बाद ये सिग्नल आपको मिलेगा, कितने पे रखा है, 500 नैनो सेकंड पे रखा हुआ है 2 वोल्ट के साथ में। ये जो है ये चैनल 1 का, ये मैंने ट्रिगरिंग पॉइंट सेट किया हुआ है कि वोल्टेज जैसे ही आपका 720 या 0.7 मिली वोल्ट से 0.7 वोल्ट या 700 मिली वोल्ट से ऊपर जाएगा तो वो ट्रिगर करेगा, यानी वो तभी डेटा दिखाएगा। अगर इसके बीच में कोई डेटा 500 मिली वोल्ट का बन रहा है तो वो मुझे पता नहीं चलेगा। तो ट्रिगर पॉइंट सेट करने से पहले इस चीज का ध्यान रखना कि आपको किस वोल्टेज तक का डेटा ट्रिगर का चेक करना होता है, ठीक है। जनरली 500 रखोगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। दूसरा है इसके बाद में, ये हमारा क्या है, ये भी वही है, सेम हमारा डेटा इनपुट ही है, ठीक है ना। ये एक एक्सपेंड में दिखा रखा है मैंने, कितना 200 माइक्रो सेकेंड्स में। पहले वाला किसमें था हमारा, नैनो सेकेंड, 500 नैनो सेकेंड, यानी कि छोटा एरिया लिया मैंने, एक छोटे एरिया में डेटा कैसा दिख रहा है, और एक बड़े एरिया का डेटा कैसा दिखेगा वो ये है। यहाँ पर इस तरीके से हमें ये पॉजिटिव साइड में डेटा दिखेगा, ठीक है ना। ये डेटा हमारा उस तरीके का है। और उसके बाद में हमारा ये हमारा क्लॉक है। अभी एक चीज आप ध्यान रखना कि ये हमारी पॉजिटिव साइड है, ये देखो ये 0 लेवल है, ठीक है। 0 से ऊपर देखो ये क्लॉक कहाँ बनती है हमारी, यहाँ पे बीच में। अभी आप देखना ये क्लॉक कहाँ चली गई, ऊपर, यहाँ क्लॉक बन रही है, ये इस तरीके से यहाँ क्लॉक बन रही है। यानी कि जब ये क्या था हमारा डिसेबल, अभी आप देखना ये हमारा डिसेबल पॉइंट था चिपसेट का, छोटा वाला, ठीक है। इसमें आपको क्लॉक नहीं मिल रही क्योंकि चिप सेलेक्ट डिसेबल था उस समय। जैसे ही वो चिप सेलेक्ट लो हुआ था तो ये क्लॉक बनी, उस क्लॉक का ये रेफरेंस है कि कितने क्लॉक के पीरियड चल रहे हैं यहाँ पे, उस क्लॉक पीरियड के हिसाब से वो पर डाटा को कैलकुलेट करेगा, ठीक है ना। और ये हमारा क्लॉक ही है ये भी, लेकिन ये क्या है 1 माइक्रो सेकंड के ऊपर है। और यहाँ पर क्या था हमारा, ये भी 1 माइक्रो सेकंड पे, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से वोल्टेज डाउन कर दिया मैंने, थोड़ा छोटी वोल्टेज पे, कम वोल्टेज पे है, तो आपका वो सेक्शन जो है वो थोड़ा डाउन हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। वोल्टेज आपकी ये है, ठीक है। तो ये एक पीरियड है। अब इसमें देखेंगे हमने डेल्टा 120 सेकंड, यानी कि 310 किलो हर्ट्ज का डेटा यहाँ के इसके इसके और इसके बीच में बना। ये मैं है ना एक लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये डेटा की जो लेंथ है, जो क्लॉक की जो लेंथ है वो कितनी जा रही है, ठीक है ना। तो डेटा का जो ए पॉइंट है ये और बी पॉइंट है, उसके बीच का डिफरेंशियल आ गया हमारा कहाँ, एक 1 अपॉन डेटा।
ठीक है ना, माइक्रो सेकंड के हिसाब से। तो ये हमारी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी आ गई इस लेवल से इस लेवल के बीच में। ये हमारी 310 किलो हर्ट्ज एक डेटा को ट्रेवल करने के लिए, एक पार्ट को रीड करने के लिए 10 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्लॉक जनरेट हो रही है। ठीक है ना। तो ये कई बार हमें देखना पड़ता है कि मतलब क्लॉक सही तरीके से बन रही होगी या पोर्शन के हिसाब से अप डाउन हो रही होगी, तो ही आपका बायोस से डेटा प्रॉपर रीड होता है। नहीं तो अगर इसमें आपका मैनर में, अगर इसके मैनर में गलती हो जाती है तो फिर वहां पे ना रीड राइट में या हो सकता है बायोस करप्शन हो। ठीक है। ये है हमारा ये चिप सेलेक्ट ही है, ये हमारा उसमें है कितना 500 माइक्रो सेकंड पे कैलकुलेट किया हुआ। ठीक है। तो इस तरीके से ही हमारा और ज्यादा मतलब कि अभी आप ये देखेंगे जो डिसेबल अनेबल हो रहा था, डिसेबल अनेबल हो रहा था, उसका भी एक बहुत बड़ा बंच है यहाँ पे एक्चुअल डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना। कहाँ से रीड करना है, मतलब इस पोर्शन पे एचएम रीड कर रहा है, इस पोर्शन पे हो सकता है ईसी रीड करे। ठीक है ना। ये जो आपका ये है, अगर शेयर्ड बायोस है तो यहाँ पे आपका डेटा कहाँ पे मिलेगा, उसमें ईसी के लिए वहां पर हमें डेटा मिलेगा जब हम ईसी को चेक करेंगे। तो सिमिलरली उल्टा हो सकता है उसका, अगर ईसी पे चेक करेंगे तो ये पार्ट हमें डेटा से फिल मिलेगा और ये पार्ट हमें एम्प्टी मिलेगा, यानी कि लो स्टेट में मिलेगा। ठीक है। वो शेयर्ड बायोस में होता है, नहीं तो ये अपना एक डेटा का फील्ड ये गया आपका, एक डेटा कमांड ये गया, एक कमांड ये गया, एक कमांड ये गया, एक कमांड ये गया, ये तो ये कमांड अलग अलग जा रही है, या डेटा जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसके हिसाब से जा रहा है। ये कैलकुलेशन नहीं होता है, ये अपना एक अपने हमने देखने का एक तरीका है। ठीक है। और ये भी हमारा ये आउटपुट है। ठीक है। डेटा आउटपुट है किस पे, 500 नैनो सेकंड पे। इसका मेरे ख्याल से शायद इकट्ठा वाला मेरे पास नहीं है, मोटा वाला। इसमें क्या होता है देखो, इसमें आपका ये पॉजिटिव स्टेट में जाएगा। अभी ये जीरो स्टेट है आपका। ठीक है ना। इसमें जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, ये आपको बीच बीच में ना, अभी देखो ये डेटा यहाँ से ऊपर उठा हुआ मिला है। ठीक है ना। ये अपर साइड में चला गया डेटा। ठीक है ना। इसकी कपलिंग होगी, यहाँ पे वोल्टेज कपलिंग होगी है। तो जब जहां जिस डेटा में आपको वोल्टेज कपलिंग मिलेगी ना इस तरीके की, वो डेटा आपका आउटपुट होता है। तो ये प्रॉपर है, ये इस तरीके का आपको डेटा मिलना चाहिए। क्यों, अभी यहाँ पर ना आपकी क्लॉक, ठीक है, और डेटा इनपुट दोनों मर्ज हो गई हैं। जो आपकी क्लॉक आई थी इनपुट में और जो आपने डेटा दिया था, उस डेटा का मॉड्यूलेशन हो गया है, अभी वो डेटा आउटपुट पे आ रहा है, दोनों मॉड्यूलेट होके। ठीक है। तो ये मॉड्यूलेशन आपको उसके हिसाब से, इसके क्लॉक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डेटा मॉड्यूलेट होके आपको मिल रहा है। ठीक है। अभी ये डेटा आपका एचएम के अंदर जाएगा, अभी एचएम ही इसको रीड कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि वो अपने हिसाब से आपको क्लॉक प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा ये है, हाँ, ये आपका डेटा आउटपुट इस तरीके से मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे आपका ये अपर साइड आ गया, ये डेटा का यहाँ से मॉड्यूलेशन जंप हो रहा है, ये कपलिंग वाला वोल्टेज जा रहा है, देखो बीच में ये, तो ये एक बंच ये जा रहा है और एक ही बंच ये जा रहा है। इस तरीके का आपको डेटा मिलेगा इसमें आउटपुट में। ये ओके डेटा को ट्रेस किया हुआ मैंने, तो इस तरीके का आपको डेटा और फॉर्मिंग मिलनी चाहिए। आप इसमें अच्छे तरीके से, मतलब एक फाइन तरीके से आप 2-4 बार देखोगे इन चीजों को, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि हाँ, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है, या कुछ ना कुछ डेटा इस तरीके का मिलना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी होती है कि हम डेटा को चेक कर पाए। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे 5 माइक्रो सेकंड पे इस डेटा को मैंने देखा, 500 वो नैनो सेकंड था लास्ट वाला, यहाँ 5 माइक्रो सेकंड पर। ठीक है। अभी ये है आपका। ठीक है ना। अभी मैं बता देता हूँ। और दूसरा इसके बाद कुछ है नहीं, ये खत्म हो गया। ठीक है ना। वही आपका चिप सिलेक्ट आ गया। अभी हम ये देख लेते हैं कि ये पिनें कौन कौन सी हैं। ठीक है ना। पिन कौन कौन सी पिन के ऊपर आपका डेटा होता है। तो एसपीआई रोम हमें देखना है। कहाँ पर है ये, 13 नंबर पिन पे, 13 नंबर पेज पे। और अच्छा 13 मार के एंटर मारना है। तो ये देखो, ये हमारी बायोस चिप है। ठीक है ना। 1 नंबर पिन चिप सिलेक्ट है। ठीक है ना, जो हमने डेटा चेक किया। ठीक है। 2 नंबर पिन हमारी डेटा आउटपुट होती है। ठीक है। 5 नंबर डेटा इनपुट है। ठीक है ना, सीरियल आउटपुट और सीरियल इनपुट है ये। ठीक है ना। और आपकी 6 नंबर पिन आपकी क्लॉक है। होल्ड आपकी 7 नंबर पिन है और राइट प्रोटेक्टेड आपकी 3 नंबर पिन है ये। तो हमें चिप सेलेक्ट सबसे पहले देखना 1 नंबर पिन पे।
ठीक है, कि आपका चिप सिलेक्ट कौन सा अनेबल डिसेबल टाइप का होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव स्क्वायर वेव टाइप का कुछ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा नहीं, फर्स्ट तो हमारा क्लॉक ही होता है। ठीक है ना, ये क्लॉक होना चाहिए। क्लॉक के बाद में हमारा चिप सिलेक्ट चेक करेंगे, उसके बाद में हम डेटा इनपुट चेक करेंगे, फिर हम डेटा आउटपुट चेक करेंगे। ठीक है, अगर आपका चिप सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, और क्लॉक नहीं आ रही है, नहीं क्लॉक आएगी तो चिप सिलेक्ट होगा ही होगा। ठीक है ना, तो क्लॉक आपका जनरली अपर लेवल पे मिलेगा, या हो सकता है वो प्रॉपर एक फॉर्मिंग में ही मिल जाए। तो आपका क्या है, चिप अगर चिप सिलेक्ट हो रहा है और क्लॉक आ रही है और डेटा इनपुट नहीं हो रहा है या डेटा आउटपुट नहीं हो रहा है, तो सिंपल सा फंडा है कि आपका हो सकता है ये बायोस रोम खराब हो। तो उस केस में आपको वो चेंज करना पड़ेगा। कई बार होता है कि क्लॉक नहीं आती है, चिप सिलेक्ट हो रहा होता है, तो भी आपकी क्या होती है, चिप खराब होती है। ठीक है ना, क्योंकि इंटरनली क्लॉक जनरेट हो रही है, उसने आउटपुट दे दिया, उधर से चिप सेलेक्ट चालू कर दिया, लेकिन क्या होता है यहाँ पे हमें क्लॉक नहीं मिलती है, तो उस केस में भी आपका ये एसपीआई रोम ये खराब होता है। ठीक है, और उसके बाद में आपका राइट प्रोटेक्टेड पे, अभी ये देखो एसपीआई रोम के लिए कहाँ पर है, ये रहा 3 वोल्ट पीसीएच आया आपका 8 नंबर पिन से। ठीक है ना, और उसके बाद में क्या एसपीआई होल्ड, और ये आपका एसपीआई होल्ड कहाँ से कनेक्टेड है, 3 वोल्ट से डायरेक्ट इस रेजिस्टेंस के थ्रू आपका कनेक्टेड है। ठीक है ना सर। हाँ वो मैं अभी डाल दूंगा, वो उसका पिक मेरे पास नहीं है सर। शिव सर बोल रहे हैं कि वो रिमूव चिप के साथ में, उसका भी मैं डाल दूंगा कि उसमें कैसे चेक करना है। ठीक है, जनरली आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। मेरे पास पिक नहीं है तो मैं नहीं अभी दिखा नहीं पाऊंगा। ठीक है ना, तो जनरली क्या होता है, इसको रिमूव करोगे 6 नंबर पिन पे आपको क्लॉक मिलेगी। नॉर्मली क्लॉक कैसी मिलेगी, अभी देखो आपने एक चीज मैंने अभी आपको दिखाई थी कि यहाँ पर जो हमारी क्लॉक बन रही थी ये वाली, ये जो क्लॉक ऊपर चली गई है ना, ये क्या हो गया, कपलिंग हो गई है इसकी, ये वोल्टेज ऊपर चली गई है, मतलब एक वोल्टेज के साथ में मॉड्यूलेट होके क्लॉक ऊपर चली गई, यही क्लॉक आपको नीचे मिलेगी। ठीक है ना, रिमूव करने के बाद में। ठीक है, जैसी आपकी यहाँ पे क्लॉक जा रही है इस तरीके से, तो ये इस तरीके ये अभी अपर हो गई है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज के साथ में क्लॉक मॉड्यूलेट हो गई है। तो यानी कि ये डेटा जो है ये अपर साइड में, पॉजिटिव साइड में चली गई है, अपर साइड में। तो वो क्लॉक जनरली आपको कहाँ मिलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से बीच में ही मिलेगी वो आपको। और वो कितनी होगी, 14 से लेके 18 के बीच में होगी नॉर्मली जो हमारी क्लॉक होती है। ठीक है, तो फोटो डाल दूंगा मैं बीच में अगर मेरे पास आएगा कोई तो। ठीक है, और ये है हमारा ये एसपीआई इस तरीके से हमारा वर्क करता है। इसके टेस्टिंग पॉइंट, इसका सीक्वेंस सेम है, 3 वोल्ट 8 वोल्ट पे होनी चाहिए। ठीक है ना, और 7 वोल्ट पे 3 वोल्ट होनी चाहिए, और 3 वोल्ट पे 3 नंबर पे 3 वोल्ट होनी चाहिए। तीनों पे आपके 3 वोल्ट होगी। यहाँ से पीसीएच से ये आपके रेजिस्टेंस के थ्रू पावर दी हुई है, यही पीसीएच 8 नंबर पे आ रही है, और इसी से आपका राइट प्रोटेक्टेड पे और होल्ड पे की हुई है। ठीक है, तो जब ये आपका इस पे जाता है, ये तीनों पे वोल्टेज मिलेगी आपको। उसके बाद में आपका वोल्टेज इन पे भी होती है जनरली नॉर्मली, लेकिन उसके बाद में भी इस पे आपका डेटा का भी फॉर्मेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले क्लॉक मिलेगी 1 नंबर पिन पे, चिप सेलेक्ट होगा, उसके बाद डेटा इनपुट होगा, और फिर डेटा 2 नंबर पे आउटपुट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये वर्किंग प्रोसेस है, ये सीक्वेंस है। तो आपको बायोस वर्किंग के टाइम पे आपको यही देखना है कि क्लॉक उस पे आ रही है कि नहीं आ रही है, सबसे पहली बात। अगर क्लॉक नहीं आ रही है तो आपकी ये बायोस काम नहीं करेगी, वोल्टेज आती रहेगी तब भी। ठीक है, तो डीएसओ का यहाँ पे थोड़ा सा इस्तेमाल है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जो भी प्रैक्टिकल सेक्शन होगा मैं उसमें जो भी मेरे पास आएगा मैं डाल दूंगा इसमें। ठीक है, अभी इसके लिए यहाँ पर यही है। अभी आप बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है मेरे से। ओके, ठीक है। इस प्रोसेस में सबसे मेन टेस्टिंग पॉइंट कौन कौन से हैं? ठीक है, सबसे मेन टेस्टिंग पॉइंट है, सबसे पहले तो अभी हम सिर्फ एचएम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एचएम सेक्शन में सारे मेन पॉइंट मैं आपको एक बार रिवाइव करवा देता हूँ। सबसे पहले
आरटीसी की वोल्टेज, एलडीओ वोल्टेज 3.3 वोल्ट, उसके बाद में सस्पेंडेड 3 वोल्ट जो एसपीआई रोम में जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपका कौन सा ये एक्टिव स्लीप मोड वाली वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद में आपकी मेन वोल्टेज। तो ये 3 वोल्टेज जब होंगी आपकी, तो आपका रोम ये क्या है, एसपीआई वाले को पावर मिलेगी, ठीक है। तो ये वोल्टेज आपकी होंगी, तो ये सब जगह पे आपको वोल्टेज मिलेगी। उसके बाद में सबसे पहले आपको 32 की क्लॉक चेक करनी है। 32 की क्लॉक बनेगी तभी आपका नेक्स्ट ऑन होगा, ठीक है ना। तो ऑन होने के बाद में क्या देखना है आपको, 25 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक देखनी है, 33 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक देखनी है, ठीक है ना। इसमें मैं दिखा देता हूँ अपना कौन सा पॉइंट है। आईओ पे तो हमने देखा था, इसमें भी होगा। 25 की क्लॉक तो सभी देखी है आपने सबने, एचएम के वहां पर लगी होती है, तो वो होनी चाहिए। और एलपीसी अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका पीसीआई पीएलटी रीसेट है, एलपीसी ये 12 नंबर पिन पे आपको क्लॉक मिलनी चाहिए, 33 वाली, 25 वाली एचएम पे मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 33 आपको 12 नंबर पिन पे मिलेगी, तो ईएनई है ये मेरे ख्याल से, हाँ ईएनई के ऊपर 12 नंबर पिन पे आपको ये पीसीआई क्लॉक मिलेगी 33 वाली। तो यानी आपका 25 ओके है, और आपका ये क्या बन रहा है, 33 एलपीसी पे बन रहा है वोल्टेज। तो आपका एससीसी और एलपीएलएल सेक्शन ओके इंटरनल जनरली, ठीक है। और उसके बाद में आपको डीपी पोर्ट पे और उस पे भी देखना है आपको, एफडीआई पे, एफडीआई पे क्लॉक देखनी है। एफडीआई एफडीआई ये डेटा लाइन है, इसके ऊपर आपको ना क्लॉक मिलेगी 100 मेगाहर्ट्ज की। इसका दूसरा पॉइंट पे टेस्टिंग पॉइंट मिलेगा तो पता चलेगा। एफडीआई ये डायरेक्ट है, तो आपको ये उस पर चेक करना पड़ेगा। जिसके प्रोसेसर निकलते हैं तो उन प्रोसेसर के ऊपर तार लगा के इंटरनल, तो मैंने तो 2-3 बार वैसे ही चेक किया है। लेकिन नहीं तो आप एक चीज कर सकते हो, जो सीपीयू प्रोसेसर आते हैं ना, टेस्टर जो आते हैं, सीपीयू टेस्टर, उनके ऊपर आप ये चीज चेक कर सकते हो, वोल्टेज वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कनेक्टिविटी होती है तो जनरली वो आपका बनता है। इसमें बीच में से आपको देखना पड़ेगा, ये जनरली एफडीआई के ऊपर आपको मिल जाएगा। दिखाता हूँ, ये हमारे सीपीयू टेस्टर होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग सॉकेट में लगते हैं। तो जनरली ऑनलाइन आप ईबे से या अली एक्सप्रेस से मंगा सकते हो, बहुत सस्ते मिलते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसेसर की जगह पे लग जाते हैं, तो जनरली आप उसका सॉकेट और वो सब चेक कर सकते हो आराम से, कि डेटा के ऊपर आप ये देख सकते हो, ये प्रोसेसर में लगाओ और इसके ऊपर टेस्टिंग पॉइंट होते हैं। तो आप वो एफडीआई की क्लॉक आ रही है कि नहीं आ रही है प्रोसेसर के ऊपर आप चेक कर सकते हो, जो एचएम से आते हैं, ठीक है। ये अलग अलग प्रोसेसर के लिए 4-5 ये मेरे को मिली अभी ऑनलाइन से, तो इसमें आप देख लेना। और बाकी और अलग अलग फर्स्ट जनरेशन के लिए लगाता है, सेकंड जनरेशन के लिए लगाता है, थर्ड जनरेशन के लिए लगाता है। ये उनके लिए जिनके प्रोसेसर
निकल जाते हैं, सॉकेट में लगाओगे। अभी क्या है, ऑन बोर्ड प्रोसेसर आ रहे हैं, तो ऑन बोर्ड प्रोसेसर के ऊपर जो टेस्टिंग पॉइंट मैंने लास्ट टाइम दिखाया था वो तो आरटीसी सेक्शन और इनका ही वोल्टेज का था, उसके ऊपर भी एफडीआई वाला ही सेम ऐसे टेस्टिंग पॉइंट होंगे, तो वो एक बार सर्च करने पड़ेंगे हमें कैसे होता है वो। तो अभी आता है कोई तो मेरे पास, मैं भी उसमें देख के आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है सर। और हम देख रहे थे एफडीआई इनिट वाला। ठीक है, ये जो हमारा एफडीआई इनिट होता है इसके ऊपर ये हमारा आता है, ये है, ये सिंक 0 और सिंक 1, ठीक है ना, और लो सिंक और लो सिंक 1, इनके ऊपर आप ना ये देख सकते हो डेटा वगैरह आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको जनरली क्या करते हैं ये, कि ये लो करके रख देते हैं। अगर INT, ये एफडीआई के लिए होता है। ये आपका HM में आया है, इसके टेस्टिंग पॉइंट होता है एक, अगर ये डायरेक्ट है तो ये सीधा उसमें जाएगा, तो फिर ये आपको प्रोसेसर के साथ ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं इसका टेस्टिंग पॉइंट नहीं है बाहर, तो डायरेक्ट है तो ये आपको उसी पे प्रोसेसर सॉकेट से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा 33 ये क्लॉक सेक्शन, प्रोसेसर, ये हमारा क्लॉक है, तो इसमें आप DMI क्लॉक ये चेक कर सकते हो, अगर बाहर आपका दिया हुआ है तो। ये हमारी क्लॉक आउटपुट है, देखो कहाँ जा रही है, ये आपकी रेजिस्टेंस है यहाँ पे लगी हुई है, ये डाउन पे, तो इन रेजिस्टेंसों के पॉइंटों पे आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हो। साटा के लिए क्लॉक है, 14 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक है, DMI की 2 सेकंड क्लॉक है, ये फर्स्ट क्लॉक है। ठीक है, तो ये आप उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सब टेस्टिंग पॉइंट यही है आपके, ये जो क्लॉक के टेस्टिंग पॉइंट है। जो भी आपको टेस्टिंग पॉइंट बाहर मिल जाएगा कहीं पे करने के लिए, तो वो आपका टेस्टिंग पॉइंट है। तो ये क्लॉक है आपकी जनरली जो आपको चेक करनी होती है, तो ये देखो कहाँ कहाँ जा रही है, तो जो बाहर आपको मिल जाएगा पॉइंट वहां पे आपको चेक करना है। ठीक है, मेन टेस्टिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिए कौन कौन से, ये DMI वाला है ये, और एक आपका एफडीआई वाला, एफडीआई एफ सिंक। ठीक है, और दूसरा जो हमारा 33 मेगाहर्ट्स है जो आईओ पे जा रहा था, और जो 25 मेगाहर्ट्स बाहर जा रहा है। ठीक है सर, यही आपके क्लॉक के टेस्टिंग पॉइंट है। और बताइए कुछ, और क्या जानना है। चलो ठीक है सर, फिर आज के लिए इतना ही है, और हैव ए नाइस डे, गुड डे। हाँ, नेक्स्ट वीक हमारा संडे को ही रहेगा। वैसे 31 दिसंबर है, अगर किसी का कोई प्रोग्राम हो या उसको 31 दिसंबर से नेक्स्ट संडे शिफ्ट करना हो तो ग्रुप में डाल देना, जो मैक्सिमम जीतेगा उसका बात मान ली जाएगी। ठीक है, तो पोल कर लेना, अगर 31 दिसंबर में किसी का प्रोग्राम हो बाहर बाहर घूमने का, तो मैं उसको जनवरी वाले संडे में शिफ्ट कर दूंगा उस क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से 31 को पड़ रहा है संडे। हाँ, 31 को संडे है सर, ग्रुप में बता देना भाई सब लोग। ओके, गुड डे ऑल।